अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। आपको कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में खुश आमदीद। मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले जिक्र करते हैं आज के शानदार इफ्तिताह का, जो कि होने जा रहा है नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची का। आपके इल्म में है कि ट्राई नेशन सीरीज़ तो पाकिस्तान में चल रही है, 2 मैचेस हो चुके हैं और अब इंतज़ार है 19 फरवरी को होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज़ का, जिसके लिए तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। इफ़ एंड बट्स ख़त्म हो चुके हैं, अगर मगर की बात हुई पुरानी। अब कज़ाफ़ी स्टेडियम के इफ्तिताह के बाद बारी है शानदार और जानदार इफ्तिताह की नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जिसका जो मील है वो अबूर हुआ है सिर्फ और सिर्फ मोहसिन नकवी साहब ने, जो दिन रात मेहनत की है, उनकी टीम ने मेहनत की है। 120 दिन के कलील अरसे के अंदर इसको यकीनी बनाया गया है और यानी कि सिर्फ 4 महीने के अरसे के अंदर इसको यकीनी बनाया गया है और ज़बरदस्त किस्म के इंतज़ामात है। तज़ीन और आराइश का काम था, अपग्रेडेशन का काम था, तमाशाइयों की जो सिटिंग कैपेसिटी है उसको भी बेहतर किया गया है। फ्लड लाइट्स इंतज़ामात हों, डे लाइट मैचेस हों, सब कुछ आप पहले से बेहतर माहौल के अंदर नेशनल क्रिकेट स्टेडियम के अंदर देख सकेंगे। ये आप देख सकते हैं कि जो रेस्ट एरिया है, जो वॉशरूम्स हैं, जो सिटिंग एरिया है, जो ड्रेसिंग रूम्स हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया गया है और कोई भी ये देखकर कह नहीं सकता कि महज 4 माह के अरसे में इतनी ज़बरदस्त अपग्रेडेशन हुई है, जिसको देख के आप कह सकते हैं कि जो मोहसिन नकवी स्पीड है उसने सबको मात दे दी है और यकीनी तौर पे इस तमाम काविशें काबिल तारीफ़ हैं। आज जो म्यूज़िकल नाइट है, जो ज़बरदस्त ओपनिंग है, उसके अंदर होंगे अली ज़फ़र, शफ़क़त अमानत अली, साहिर अली बग्गा, जो कि अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। दाखिला मुफ्त होगा। यकीनी तौर पे ये वो पाकिस्तान के नाम हैं जिनको लोग देखना चाहते हैं, जिनको लोग सुनना चाहते हैं और यही वो आवाज़ें हैं, यही वो गुलकार हैं जो लोगों की दिलों की धड़कनें तेज़ कर देते हैं। और वैसे भी जब बात हो क्रिकेट की तो फिर पाकिस्तानियों के तो नस नस में क्रिकेट बसती है। दाखिला फ्री है, पहले जाइए और खूब इंजॉय कीजिए आज के इवेंट को। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी इफ्तिताही तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी होंगे, मोहसिन नकवी साहब भी होंगे और कौन कौन सी सेलिब्रिटीज़ होंगी क्रिकेट की दुनिया से, शोबिज़ की दुनिया से, ये तो आपको वहाँ पर जाकर ही पता लगेगा। लेकिन हमने आपको जो सीधा नाम है गुलकारों के वो बता दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह की ज़बरदस्त सेरेमनी थी लाहौर की कज़ाफ़ी स्टेडियम के आगाज़ की इफ्तिताह की, उससे भी अच्छा ये इवेंट होगा। और यकीनी तौर पे हम होस्ट हैं तो हमारी तवक्कुआत अपनी टीम से भी हैं। टीम का ज़रा पोस्टमार्टम बाद में करते हैं। अब आते हैं ज़रा आज की टॉप 5 स्टोरीज़ की तरफ नाज़रीन। सबसे पहले बात करेंगे आज की जो टॉप 5 स्टोरीज़ हैं उसमें से सैमुल की सीरीज़ में न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर फाइनल में जगह पक्की कर ली है, यानी कि अनस्टॉपेबल बनी हुई है न्यूजीलैंड की टीम। पहले पाकिस्तान को शिकस्त दी, उसके बाद जनूबी अफ्रीका को। हालांकि 303 रन का हदफ दिया गया था, पहले बॉलिंग की दावत दी न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर, लेकिन उसे बासानी चेज़ कर लिया और जनूबी अफ्रीका का ही खिलाड़ी है जिसने डेब्यू में 150 रन स्कोर किए हैं। वो कौन सा खिलाड़ी है वो भी आपको बताएंगे। 3 मुल्क की वनडे सीरीज़ का तीसरा मैच कल नाज़रीन पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। फिर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में लीबिया में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। 65 मुसाफिरों को ले जाने वाली कश्ती हादसे का शिकार हो गई है। ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिशें हैं वो मुसलसल की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से फ़ौरी इक़दामात की हिदायत भी की गई थी, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि हादसात का सिलसिला भी जारी है और लोगों की ज़िंदगियों से मुसलसल खेला जा रहा है। किस तरह से सद्जवाब मुमकिन होगा, इस पर बात करेंगे। और फिर बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की, जिसने गज़ा को ख़रीदने और इसकी मलकियत के बयान पर एक बार फिर से ये धमकी दी है। अपने बयान पर वो कायम है। तुर्क सदर ने ट्रंप के मंसूबे को फजूल करार दिया है। पूरी दुनिया से रद्द-ए-अमल आ रहा है, ख़ासतौर पे मुस्लिम ममालिक की तरफ से। और जिस वक्त पहली बार ये बयान दिया गया था, सऊदी अरब की तरफ से, MBS की तरफ से फौरी रिस्पांस आया था और सिर्फ मुस्लिम दुनिया की तरफ से ही नहीं, अरब कंट्रीज़ की तरफ से नहीं, बल्कि ख़ुद अपने जो इनके इत्तेहादी हैं अमेरिका के, चाहे वो कनाडा हो, वो इनसे नाला हैं। क्या डेवलपमेंट है, क्या होने जा रहा है, क्या इरादे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, इसका भी तज़किरा करेंगे आज के प्रोग्राम में। और ये भी बात करेंगे कि बच्चों को इम्तिहान के दिनों में आखिर जहनी दबाव से कैसे बचाया जाए। बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार हो जाते हैं, कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं
और वो सारी आपकी सलाहियतें जो कि आप निखार सकते हैं इस दबाव की वजह से दब जाती हैं। क्या मार्क्स और अच्छे ग्रेड ही कामयाबी की अलामत है? ये एक अहम सवाल है जिसका जवाब तलाश करने की आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे। और आखिर में बात होगी बढ़ा हुआ पेट कैसे कम किया जाए, फालतू चर्बी और ज़ायद वज़न का खात्मा बैरियाट्रिक सर्जरी से कैसे मुमकिन हो सकता है। वैसे तो हम बहुत से तरीके आजमाते हैं, लेकिन उसमें से सारे तरीके कामयाब नहीं होते और फिर आप इस डाइटिंग के चक्कर में बहुत सी साइड इफ़ेक्ट्स और बीमारियों का शिकार भी हो सकते हैं, नुकसानात का शिकार भी हो सकते हैं। तो आगाज़ कर लेते हैं नाज़रीन। अहम मौजू है और वो है अमरीकी सदर का धमकी आमेज़ रवैया और अब गज़ा को ख़रीदने की बातें हो रही हैं। मुसलसल जारहाना अंदाज अपनाए हुए हैं और कुछ कहा जाए कि बेतुकी सी बातें भी वो कर रहे हैं मुख्तलिफ मौक़ों को अपने इत्तेहादी नेतन्याहू को, इजरायली वज़ीर-ए-आज़म को खुश करने के लिए तो शायद गलत नहीं होगा, लेकिन इसका ड्रॉप सीन क्या होगा, आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट हो सकती है। डॉक्टर मलिक नदीम आबिद साहब एम्बेसडर हैं और सेक्रेटरी जनरल इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको मलिक साहब वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। गज़ा को ख़रीदने की जो बात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, हमने देखा जिस वक्त नेतन्याहू का वाइट हाउस का दौरा था उस मौके पे काफ़ी ज़्यादा जारहाना अंदाज़ अपनाया गया है। गज़ा को मलिया मेड करने की धमकियां मुसलसल दी जा रही हैं, लेकिन इस बार लगता है कि उसको अमली जामा पहनाने के लिए तमाम हरबे आजमाए जाएंगे। आने वाले दिनों में क्या होता देख रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, आपको, आपकी टीम को और ऑडियंस को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, जहां तक ताल्लुक है ये गाजा के प्लान का, ये प्लान काफी इनका पुराना था और ये बेसिकली चूंकि रियल एस्टेट डेवलपर हैं खुद, ये इसको इंसानी क्राइसिस के तौर पे नहीं इसको डील कर रहे प्रेसिडेंट ट्रंप, ये इसको एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के तौर पे डील कर रहे हैं। और जो स्पेशली इन्होंने ये बात की कि यूएस इसको खरीदेगा, we will buy it and we will own it. This is ridiculous, honestly. ये बहुत ही वाहियात इनका वो क्लेम है और इनका मकसद बेसिकली ये है कि इजिप्ट को और जॉर्डन को चंद बिलियन डॉलर दे के और ये तमाम लोगों को वहां पे मूव करवा दिया जाए, परमानेंटली सेटल करवा दिया जाए और वो जो पैसा है उसको ये एज इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले रहे हैं। और ये बेसिकली इसको एक बहुत ही को खूबसूरत और शानदार रिजॉर्ट बनाने के चक्कर में है। और साथ में ये लोगों का दिल लुभाने के लिए मुख्तलिफ ममालिक को राम करने के लिए कह रहे हैं कि जी मशरिक़ वुस्ता के कुछ ममालिक को हम कुछ हिस्से दे भी देंगे ताकि तामीर नौ में वो भी किरदार अदा कर सकें। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के हथकंडे कारगर साबित होंगे? अनफॉर्चुनेटली उनकी जो उन्होंने वो दाना डाला है वो तो बड़ा अट्रैक्टिव दाना है। देखें, मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी ये बात अर्ज की थी कि इसको जो गाजा है इसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का ऑयल भी मौजूद है इसकी सरफेस के नीचे, ये भी है और वो सी फ्रंट प्रॉपर्टीज भी हैं। और इस बार ट्रंप ने 12 ड्रिलिंग का भी तज़किरा किया है, तो लगता है कि वो ड्रिलिंग के अंदर इस इलाके को भी कंसीडर कर रहे हैं और सफ़ा हस्ती से मिटाने के बाद फ्यूचर प्लान्स यही हैं जिसका आप भी तज़किरा कर रहे हैं। जी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये भी वाज़ेह करता चलूं कि इनका प्लान चेंज हो रहा है। हर रोज ये कोई ना कोई नई स्टेटमेंट दे रहे हैं। चंद रोज पहले इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि ये आर्जी होगी इनकी माइग्रेशन पैलेस्टीनियंस की। आज उन्होंने ये बयान दे दिया कि दे विल नेवर बी अलाउड टू गो बैक टू गाजा। और ये बड़ा ही मैं समझता हूँ एक अलार्मिंग किस्म का स्टेटमेंट है। लेकिन इसमें मैं 2-3 बातें अर्ज करूं। पहली बात तो ये कि विद इन अमेरिका भी इनकी इस प्लान को इस कदर क्रिटिसिज्म का सामना है कि इनके अपने रिपब्लिकन मेंबर ऑफ कांग्रेस, वो भी इसके खिलाफ बोलना शुरू हो गए हैं। और दूसरी बात यह है कि जो इनके इत्तेहादी हैं, चूंकि इन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि ये पैलेस्टीनियन को जॉर्डन और इजिप्ट में सेटल करवाया जाएगा, और जॉर्डन और इजिप्ट में दोनों ने इनकार कर दिया है अभी तक, इसलिए कि उनको पता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जब वहां जाएगा तो ये उनके मुल्क में भी ये मसला क्रिएट होगा। जिस तरह जॉर्डन को 30 साल पहले 40 साल पहले पैलेस्टीनियन की एक अपराइजिंग का सामना करना पड़ा, और जॉर्डन को ये मालूम है कि ये फिर होगा और इजिप्ट को भी होगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने धमकी ये दी है कि अगर ये ममालिक हमारा साथ नहीं देंगे तो हम इनकी इमदाद बंद कर देंगे। और इन दोनों कंट्रीज को
इजिप्ट को साल में तकरीबन $1.5 बिलियन हर साल इनको इमदाद मिलती है अमेरिका से, और जॉर्डन को $1.75 बिलियन, $2.25 अरब साल की इमदाद मिलती है। बिल्कुल तो सही। देखते हैं अच्छा कि मलिक अब साहब, ये आपको हल इसका क्या फिर नजर आ रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि तुर्क सदर की तरफ से भी बयान आया। जब पहली बार गजा को खरीदने की बात हुई तो फौरी रद्द-ए-अमल सऊदी अरब की तरफ से भी आया, एमबीएस की तरफ से भी नाराजगी का इजहार आया, इस बयान को मुस्तरद किया गया है। लेकिन आपको लगता है कि मुस्लिम ममालिक की तरफ से रद्द-ए-अमल को खातिर में लाया जाएगा, उससे कोई फर्क पड़ेगा, या फिर जो अंदर से एक रेजिस्टेंस सामने आ रही है, जिनका आपने भी जिक्र किया, रिपब्लिकन सेनेटर्स हों या दीगर रहनुमा हों, इत्तेहादी हो, वो भी तो तनकीद कर रहे हैं। क्या कोई चीज खातर में लाई जाएगी, असर अंदाज होगी? पहली बात तो मैं क्लैरिफाई करता चलूं कि जिस तरह मैंने अर्ज किया कि $2.25 अरब साल का दिया जाता है जॉर्डन को, $1.5 अरब साल का दिया जाता है इजिप्ट को। ये दोनों ममालिक को तो आप निकाल दीजिए रेजिस्टेंस से। इनको तो चूंकि थ्रेट मिल चुकी है कि आपकी इमदाद हम बंद कर देंगे, तो ये तो गए काम से। ठीक। अब इनकी तरफ से कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी। अनफॉर्चुनेटली जो मुस्लिम ममालिक का जो रवैया हमने 16 महीने की जंग में भी देख लिया, क्या उनमें से किसी ने आगे बढ़ के किसी का हाथ पकड़ने की कोशिश की स्वाय बिल्कुल बयानबाजी नहीं, के? बिल्कुल नहीं। बल्कि लेटर स्टेजेस पे तो बयानबाजी भी बंद कर दी जी गई। हाँ। यानी इवन बात करना भी, मीटिंग्स करना भी, डिस्कशन भी बंद कर दिया गया। ये इस वक्त इसका हाथ जो अमेरिका का रोकेगा वो यूनाइटेड नेशंस। मुझे नजर आ रहा है कि फर्स्ट टाइम यूनाइटेड नेशंस सही मानों में यूनाइट होके इस काम को रोकेंगे। आपने शायद वो इनकी स्टेटमेंट, यूनाइटेड नेशंस की स्पेशल रेपेट्योर हैं ऑक्युपाइड टेरिटरीज की, फ्रांसिस्का एल्बनीज, उन्होंने बहुत सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही वाहियात किस्म की एक स्टेटमेंट है, बहुत ही वाहियात किस्म की एक प्लान है, और इसको किसी सूरत भी 191 कंट्रीज इसको किसी भी सूरत में इंप्लीमेंट होने नहीं देंगे। इस दफा मुझे लगता है कि ये काम यूनाइटेड नेशंस यूनाइटेड होके करेगा, और 191 का उनका मकसद ये था कि स्वाय अमेरिका और स्वाय इजराइल के कोई तीसरा मुल्क उनका साथ नहीं, बल्कि ये बिल्कुल उन्होंने बात बजा फरमाई। इवन उनका अमेरिका का जो क्लोजेस्ट एलाई है यूनाइटेड किंगडम, उनके प्राइम मिनिस्टर ने भी, कीर स्टार्मर ने भी बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है कि पैलेस्टीनियंस शुड बी अलाउड टू गो बैक टू देयर होम्स एंड वी शुड सपोर्ट देम। लेकिन हमने तो माजी में देखा है मलिक साहब के यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस को खुद ही रद्दी की टोकरी में डाला जाता रहा। जो उनकी फाइंडिंग्स थी उसे खातिर में कभी नहीं लाया गया। और क्या इंडिपेंडेंट बॉडी है यूनाइटेड नेशंस जो अपनी राय दे सके और वो असरअंदाज हो सके अमेरिका पे या इजराइल की इस हठधर्मी के ऊपर? देखिए, ये इस वक्त लोगों को, जो मेंबर कंट्रीज है, उनको अब इस चीज का एहसास करना पड़ेगा। और मेरी जाती तौर पे पिछले 2-3 दिन में तकरीबन को 15-18 के करीब एम्बेसडर से मेरी 1-on-1 मुलाकात हुई है। इस टॉपिक पे मैंने डिस्कस भी किया है। अच्छा। और दे आर रियली अफ्रेड ऑफ अमेरिकाज एक्सपेंशनिज्म। अब उनको नजर आ रहा है कि ये जो वर्ड यूज कर रहे हैं ना प्रेसिडेंट ट्रंप, कि अमेरिका विल ओन दिस प्रॉपर्टी। आई मीन, दिस इज, हाउ कैन यू ओन समबडी एल्सेस होम? आप अपने हमसाये का घर जाके किस तरह उसको कब्जा कर सकते हैं? किस तरह उनको जबरदस्ती बाहर निकाल सकते हैं? सो ये आहिस्ता आहिस्ता अब उनके अंदर ये खौफ पैदा होना शुरू हो गया है कि ये अब एक्सपेंशनिज्म, ये उनका जो दूसरे कंट्रीज पे ताकत के जरिए अब कब्जा करने का ये दोबारा जो सिलसिला अमेरिका का, ये अगर शुरू हो गया तो इसका कोई एंड नहीं होगा, याद रखिए। और ये जो 18 मेंबर्स का जो कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशंस के, जिनसे मेरी मुलाकात हुई है एम्बेसडर से, उनमें से 17 ने ये बात की है कि हमने अपनी गवर्नमेंट को स्ट्रांगली सजेशंस भेजी हैं कि इस मामले को सीरियसली लिया जाए और इसको पूरी फोर्स के साथ रेजिस्ट किया जाए यूनाइटेड नेशंस में। लेकिन मैं एक छोटी सी और भी हिस्टोरिकल फैक्ट भी आपके साथ और आपके ऑडियंस के साथ शेयर करूं। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में 1998 से लेके 2020 तक 98 टाइम्स रेजोल्यूशंस पेश की गई इसकी 2 स्टेट रेजोल्यूशन की फलस्तीन के बारे में। 98 टाइम्स, 98 दफा यूनाइटेड स्टेट्स ने वीटो अभी तक यूज किया है तकरीबन 25 साल में। उसमें से 98 में से 49 टाइम्स वीटो यूज किया है पैलेस्टाइन के इशू पे।
अब इससे अंदाजा कर लीजिए कि ये कितना पुराना इनका ये एक्सपेंशनिज्म और ये कंट्रोल करने का ये प्लान है। जी हाँ। सो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप स्पेशली दे आर सीरियस अबाउट दिस। हाउ सीरियस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। अच्छा, And I अभी hope and I pray- एक मौकिफ तो बड़ा वाजे और खुल के आ चुका है, जिसके अंदर इश्तियाल अंगेजी भी वाजे दिखाई दे रही है, लेकिन अभी तक जिस तरह का रद्द-ए-अमल आपने भी बताया, हम भी महसूस कर रहे हैं। ना तो एक साल से ज़्यादा अरसे में जब कत्ल गारत की गई है गज़ा के अंदर मुस्लिम दुनिया की तरफ से, अरब दुनिया की तरफ से तब आया, ना अभी तक आया है। यूनाइटेड नेशन से आप उम्मीद लगाए हुए हैं, क्या दो रियासती हल ही सामने आएगा अल्टीमेटली, और उसको इन्फोर्स करवाने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए क्या रास्ता देखते हैं आप? देखिए, मैंने जिस तरह अर्ज किया, ये जो मेरा सवाल था अपने जो 18 एम्बेसडर थे यूनाइटेड नेशंस के, उनके दो बेसिकली क्वेश्चन थे कि आर दे गोइंग टू सपोर्ट अमेरिकाज अटेम्प्ट टू ओन एंड कंट्रोल गाजा। उन्होंने कहा एब्सोल्युटली वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट इट। आर यू गोइंग टू डू समथिंग अबाउट इट? उसका भी उन्होंने जवाब दिया कि हमने अपनी गवर्नमेंट्स को बड़ी स्ट्रॉन्ग सजेशन भेजी हैं कि इस दफा हमें वी हैव टू पुट अवर फीट डाउन एंड स्टार्ट फाइटिंग अगेंस्ट दिस। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने भी फरमाया कि क्या वो इस दफा इस पे कुछ एक्शन ले सकेंगे, ऑनेस्टली दिस इज वेरी अर्ली फॉर मी टू से, क्योंकि अभी सिर्फ ये चंद रोज से हमारी कन्वर्सेशन शुरू हुई हैं, और मैं अभी आई एम नॉट इवन श्योर कि ये जो 18 एम्बेसडर्स ने अपनी गवर्नमेंट्स को सजेशंस भेजी हैं कि हमें इस पे एक्शन लेना चाहिए और रेजिस्ट करना चाहिए, उनकी गवर्नमेंट्स क्या पॉलिसी देती हैं, ये देखने वाली ये आने वाला वक्त बताएगा। सबसे पहले ठीक जी, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपने एम्बेसडर को क्या पॉलिसी देती है कि आप इस पे क्या किस तरह का रिस्पॉन्ड करेंगे और किस तरह का एक्शन लेंगे, ये देखने की बात है। पाकिस्तान इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन में है, बीइंग ए मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। देखते हैं पाकिस्तान क्या फैसला करता है। पाकिस्तान को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। डॉक्टर मलिक नदीम आबिद साहब हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। और यकीनी तौर पे जो अभी तक बेहिसी दिखाई गई है मुस्लिम दुनिया की तरफ से, अब इन्हें होश के नाखून लेने चाहिए। अगर अब भी साथ खड़े ना हुए हम फ़लस्तीनी बहन भाइयों के, तो फिर उसे किस्सा पारीना बना दिया जाएगा, और उसे मलियामेट करने में और उसे ख़रीदने में जो इस वक्त ढिठाई का मुजाहरा किया जा रहा है, उसे अमली जामा भी पहनाया जा सकता है। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो बात करेंगे कुछ क्रिकेट की, क्या हो रहा है और आने वाले दिनों में क्या बड़े बड़े चैलेंजेस हैं हमारी टीम को दरपेश, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। बात हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी की, आमद है आपके इल्म में है 2025 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के आने से शायकीन क्रिकेट का जोश और जज्बा वो मुसलसल बढ़ रहा है, और इसी सिलसिले में भारत के साबिक खिलाड़ी हैं हरभजन सिंह और पाकिस्तान के लेजेंडरी फास्ट बॉलर शुएब अख्तर की एक वीडियो वायरल हो रही है, जो कि ये मौजूद हैं दोनों स्टार्स दुबई के स्टेडियम के अंदर, और हरभजन सिंह दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एक दूसरे से थोड़ी सी नोक-झोंक भी करते हैं। जो एंट्री हुई है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। दोनों ने जो लिबास पहन रखा है वो वहाँ का अरब रिवायती लिबास है। हरभजन सिंह ने भी और शुएब अख्तर ने भी पहन रखा है, और हाथ में हरभजन सिंह के प्लास्टिक का बल्ला है, तो उसके अंदर मज़ाक का अंजर भी है, थोड़ा फ़नी वीडियो भी है, और दोनों एक दूसरे को आंखें दिखाते हैं और एक दूसरे से हल्की सी नोक झोंक करते हैं, एक दूसरे के साथ थोड़ी सी लड़ाई करते हैं। और फिर जो क्रिकेट फैंस हैं बुनियादी तौर पे जो तबसरे कर रहे हैं, उनको वो सारा पुराना दौर याद आ गया जब क्रिकेट स्टेडियम के अंदर मैचेस के अंदर दोनों एक दूसरे से टकराते थे। ये वो वीडियो है जिसके अंदर आप देख सकते हैं रेड, और जिसके अंदर अब फ्लैग के कलर्स हैं, और उसके अंदर एक आसपास तमाशाई भी कुछ दिखाई दे रहे हैं, कुछ यंगस्टर्स भी दिखाई दे रहे हैं, और ये एक दूसरे को धक्का दिया पहले उन्होंने, और फिर हल्की सी स्माइल भी है दोनों के चेहरों पे। तो एक दूसरे के साथ इनकी जो हल्की फुल्की लड़ाई झगड़ा है वो तो चलता ही रहता है सोशल मीडिया पे भी, और वैसे तो हमारे सियासतदान भी इसी तरह ही होते हैं, आपस में भाई भाई होते हैं, एक दूसरे के दोस्त होते हैं, और जब वो स्क्रीन पे आते हैं तो एक दूसरे के जानी दुश्मन दिखाई देते हैं। तो कुछ इसी तरह का मंजर यहाँ पे भी दिखाई दिया है। और वैसे हरभजन सिंह अपने मुंह से कई बार बता चुके हैं कि ड्रेसिंग रूम हो या इनके होटल के कमरे हो, ठीक ठाक दुर्गत बनाते हैं शुएब अख्तर इनकी, क्योंकि बॉडी शॉडी तो ठीक ठाक बना रखी है शुएब अख्तर ने, और उसका भरपूर फ़ायदा और एज उनको हासिल है। तो हरभजन अच्छी खासी पिटाई उनसे खाते रहते हैं, लेकिन मैदान के अंदर वो ऐसी आंखें दिखाते हैं जिस तरह बड़ी दहशत है उनकी।
लेकिन जो फैंस हैं वो महसूस होते हैं इस तरह के मनाजिर से, और यकीनी तौर पे चैंपियंस ट्रॉफी की जो एक्साइटमेंट है, जो उसका शिद्दत से इंतज़ार है, इस तरह की वीडियोस के बाद उसमें मज़ीद इजाफा हो जाता है। फिर आपके इल्म में कि पाकिस्तान और भारत के सारे मैचेस वो दुबई में शेड्यूल हैं, न्यूट्रल वेन्यू पे। तो उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से टिकट हाथों हाथ बिके थे कुछ ही घंटों के अंदर, चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस भी उतने ही शानदार होंगे और ज़बरदस्त मुजाहरा होगा क्रिकेट का भी। इसके अलावा नाज़रीन, आपके इल्म में गुज़िश्ता रोज़ अफ्रीकी सीरीज़ के दूसरा जो मैच था वो जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान था, जिसमें एक बल्लेबाज थे जनूबी अफ्रीका के जिनका डेब्यू था, मैथ्यू ब्रिट्स, जिसने डेब्यू पर ही आते ही नया रिकॉर्ड बना दिया और वो 150 रन बनाकर वनडे का नया रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं जनाब। तो हमारी तरफ से ढेरों मुबारकबाद इस ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के ऊपर। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में होने वाली इस अफ्रीकी सीरीज़ के दूसरे में मैच के अंदर जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड को जीत के लिए 305 रन का हदफ दिया था, लेकिन इसे बासानी न्यूजीलैंड ने हासिल कर लिया और जो ज़बरदस्त रिकॉर्ड बनाया वो हमने ज़रूरी समझा कि आपके साथ शेयर कर लेते हैं। लेकिन जो हमारी कंडीशन है, जो आखिरी मौका है, आप समझ लें एक दिन ही बाकी है हमारे पास, अगर हम कुछ तब्दीली करना चाहते हैं, क्या उसका फ़ायदा उठाएंगे, क्या ज़रूरत है इस तब्दीली की? पीजे मीर साहब साबिक क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, आपको वेलकम कहेंगे। हालात तो आप देख ही रहे हैं, अब हमें बाहर से आई हुई टीम्स बता रही हैं कि हमने किस तरह से चेज़ करना है, किस तरह से स्कोर बोर्ड के ऊपर टोटल लगाना है। क्या कुछ हम सीख पा रहे हैं या हम कुछ भी नहीं सीख रहे इन नाकामियों के बाद भी? हमें जुनैद, हमें अपने आप को अप्लाई करना है। एप्लीकेशन होती है क्रिकेट के अंदर। आप जो मर्जी इस पे तबसरे कर लो, इसकी आपको वो कहते हैं ना, कीड़े निकाल दो, अप्रिसिएशन कर दो। बेसिक चीज है क्रिकेट के अंदर कि आप इसको अपने आप को अप्लाई करें टू द कंडीशन। अब 300 पे 300 करना ये मजाक नहीं है, लेकिन इन्होंने न्यूजीलैंड ने किया है। और न्यूजीलैंड की जो टीम है ये हमेशा एक डार्क हॉर्सेस की तरह रहे हैं। और इन्होंने ये ऐसे आए हैं, इन्होंने आप कह लो कि अंदर आते हैं ये टूर्नामेंट्स के अंदर कि आपको पता ही नहीं लगता कि आगे, जी क्योंकि इनके अंदर जो डिटरमिनेशन बहुत है और इनके अंदर जो रेजोल्यूट है वो बहुत तकड़ा है। तो ये इसलिए है बिकॉज इनका जो डोमेस्टिक क्रिकेट है बड़ी टफ क्रिकेट है। तो उसके उस लिहाज से जब ये इंटरनेशनल लेवल पे भी आते हैं तो ये परफॉर्म वहां करते हैं और परफॉर्म करते हैं एज अ टीम, एज अ जेल्ड टीम। और ये इनका सक्सेस है, इनकी जी। एप्लीकेशन और इनकी खेलें। और then उसके बाद इनके जो डिटर्म्ड बिला डिटर्मिनेशन के साथ जो इनकी जो परफॉर्मेंस है, आई थिंक दैट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। तो ये सब कुछ हम क्यों नहीं कर पा रहे? हम अपने होम ग्राउंड पे, हमें अपने क्राउड का एज हासिल है, अपने स्टेडियम का है, इन्वायरमेंट, वेदर कंडीशंस, फिर भी हम इफ एंड बट्स में लगे हुए हैं। और क्या आपको लगता है कि एक स्पिनर से काम चल पाएगा? खुशदिल शाह एक अच्छी ऑप्शन होगी, या 10 ओवर उनसे करवाए जाएं तो हम उनसे रिलाय कर सकते हैं, वो आउटकम आ सकता है? या अब भी वक्त है, तब्दीली हो जानी चाहिए जिस पर बात हो रही है? अब जो अच्छा करें तो इसको आकिब को तारीफ हो जाती है, खराब करें तो आकिब एक तनकीद का निशाना बन जाते हैं। याद रखें कि नया नया कोई सिलेक्टर आता है महीना 2 महीने और आप उसे एक्सपेक्ट करें कि ये मिरेकल्स करेगा, इस तरह नहीं होता है। 15-20 करोड़ के अंदर यार 15 लोग हम नहीं निकाल सकते हैं। मुझे बताएं क्या क्या जी। प्रॉब्लम क्या है? नहीं निकाल सकते हम यार। इसलिए नहीं, क्योंकि हमारी है इंस्टेंट कॉफी की तरह इंस्टेंट सक्सेस। इंस्टेंट सक्सेस को छोड़ दें। आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ प्लेयर्स और डोमेस्टिक क्रिकेट को जब तक नहीं करोगे, आपका लड़का ऊपर आके वहीं से फेड आउट हो जाएगा। और यही चीज है कि जो आपने सवाल किया है, हम इसको डेवलप नहीं कर सकते। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करना है। टैलेंट पाकिस्तान में किसी की कमी नहीं है। जी पाकिस्तान हैज प्रोड्यूस्ड वर्ल्ड, और ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स आप देखो ना, किसी के हाथ में अगर औजार दोगे तो अगर वो औजार एक शेखी तरीके से इस्तेमाल करेगा वो तो नहीं काम कर सकेगा। जी तो इस लिहाज से लड़कों के अंदर आपको कॉन्फिडेंस इंस्टिल करना है। और वो कौन करेगा? एक आपके जो सिलेक्टर्स हैं वो करेंगे, एक आपके कोचेस हैं वो करेंगे, और साथ साथ जो हमारे ये कई पंडित बन जाते हैं जिन्होंने जिंदगी में क्रिकेट नहीं खेली होती, ये आगे उल्टे सीधे तब जाते हैं और दे एक्सपेक्ट कि उनकी बातें ये लोग सुने। हमें इनके ऊपर पॉजिटिविटी रखनी है, और पॉजिटिविटी एक ही तरह से कि तनकीद करो बराए तामीर। इस बिल्कुल तरह सही। अननेसेसरी तनकीद
बिल्कुल ये आप अपनी बात बिल्कुल ठीक की है कि तनकीद बराए तामीर होनी चाहिए, उल्टे सीधे तबसरे भी नहीं होने चाहिए। लेकिन एक गैर मुल्की टीम आती है, उनका डेब्यू करने वाला खिलाड़ी 150 जड़ देता है स्कोर बोर्ड के ऊपर। हमारे मायनाज और एक्सपीरियंस बल्लेबाज बाबर आजम, वो कप्तानी का बोझ भी हटने के बावजूद ओपनिंग भी कराई गई, फिर भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। जिस तरह से रिजवान पिछले मैच में आउट हुए हैं, आपको लगता है कि हमारे सीनियर प्लेयर्स भी कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रहे और कुछ सीख नहीं पा रहे? देखो यार जुनैद, ये एक ऐसी क्रिकेट है और ये गेम ऐसी है कि 1 मिनट पे आप हीरो होते हैं, दूसरे मिनट जीरो होते हैं। बाबर आजम एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है। उसका एक बैट पैच आया हुआ है और ये हर एक का आता है। दुनिया में जो जिसका मर्जी नाम ले लो, बैट पैच आता है और उसके ऊपर आपको सिर्फ ये चाहिए कि इसको आप कॉन्फिडेंस देते रहो। ये लड़का आप देखोगे कि आगे आके परफॉर्म भी करेगा। ये हो जाता है, आप रिदम से बाहर आ जाते हो, बॉलिंग के अंदर भी बैटिंग के अंदर भी। तो ये लास्ट लास्ट ओवर देख लो पिछले मैच के अंदर, ये अफरीदी को किस तरह फेंटी पड़ी। तो अब क्या जी हाँ। शायद ये जो अपना ये बिल्कुल खत्म हो गया? नहीं, हो जाता है ये। लेकिन सिर्फ यहाँ ये होता है कि आप इसको रीमोटिवेट करते हो, रीडिफाइन करते हो और इसको री इनकरेज करते हो ऐसे लड़कों के अंदर। रिजवान भी है, बाबर भी है, ये शान, ये लड़के करेंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए, जो बेसिक चीज है किसी क्रिकेट के अंदर, वो कंसिस्टेंसी। गैरी सोबर्स, सुना होगा उसका नाम। जी। गैरी सोबर्स ऐसा आदमी था, उसको मैंने एक इंटरव्यू जब किया तो मुझे कहता है कि मुझे टीम के अंदर ऐसा लड़का चाहिए कि जो हर मैच में 35-40 मुझे देता रहे। ये रादर के एक लड़का जो कि पता नहीं 6 मैचेस के बाद 100 करे, मुझे ऐसे लड़के नहीं चाहिए। ये कंसिस्टेंसी चाहिए। तो क्रिकेट के अंदर हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। 40-50 जो करता रहेगा ना, वो टीम का एक आप कह लो इंटीग्रल पार्ट बन जाता है। हम क्या करते हैं, हम कभी बाबर पे रिलाय करते हैं, कभी रिजवान पे करते हैं, कभी साइम पे करते हैं, कभी शॉट। हमें किसी पे रिलाय नहीं करना। ये एक टीम एफर्ट है 1 से लेके 11 तक। और ऐसी क्रिकेट के अंदर ये जो हमारे 9-10 जैक्स हैं, हमने इनको उतनी बैटिंग नहीं कराते नेट्स के अंदर जितनी इनको करानी चाहिए। आपने नसीम शाह को देखा है, लास्ट मिनट पे आके उसने कैसी परफॉर्मेंस दे दी है, पाकिस्तान को जिता दिया है। तो आपने हर लड़के को उतनी तवज्जो देनी है नेट्स अच्छा, के अंदर। अब्दुल्ला शफीक ताकि को ना खिलाने पे, इमामुल हक को ना खिलाने पे बड़ी तनकीद हो रही है। तो फाइनली कल के मैच में स्ट्रेटजी आपने कहा कि सबको कंसिस्टेंस अपनी दिखानी होगी, कंसिस्टेंसी के साथ खेलना होगा। लेकिन तब्दीली के हवाले से, क्योंकि अब एक दिन के बाद 12 के बाद शायद ये ऑप्शन ख़त्म हो जाएगी, इसी स्क्वाड के साथ इन्हें इंकरेज करना है, इनसे तवक्कुआत लगाई जाएं, या अभी तब्दीली का वक्त है तो उसको यूटिलाइज कर लेना चाहिए? इमाम बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत टैलेंटेड है। और इसके साथ जो अब्दुल्ला की आप बात कर रहे हैं, ये दोनों बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। अब मैं समझता हूँ इनको जरूर चांस देना चाहिए, खिलाओ इनको। ये जरूरी नहीं है कि आपने ये ट्राई नेशन जीतना और आप समझेंगे कि ये निशाने हैदर आपको मिल गया, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये वक्त ऐसा है, मेरे ख्याल आपने इस पर बात भी की कि ये इनको ट्राई भी कर ले। जी, ये ट्राई तो कर रहा है, लेकिन क्योंकि ट्राई आगे भी कर लो। चैंपियंस ट्रॉफी बड़ी आजमाइश है, बड़ा इवेंट है। ये तो 2 टीमें नहीं संभाली जा रही हमारे से, आगे तो फिर इंग्लैंड भी है, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया भी है, भारत भी है। बिल्कुल सही कहा आपने। उसके अंदर जरा और टफ कंपटीशन होगा, क्योंकि उसका जो एक्सपोजर होगा, वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर है उसका। तो उस लिहाज से आप इससे भी एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जाओगे जब बाकी टीमें भी खेलती होंगी। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ लड़कों के टेम्परामेंट्स को, आपको पता है कि लड़कों का टेम्परामेंट क्या है। ये नहीं है कि लास्ट मिनट आप कहे हाँ जी अब्दुल्ला शफीक बहुत जबरदस्त है, इमाम, हमें सबको पता है ये लड़के कैसे हैं, लेकिन इनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए इनको। मैं तो अगर सिलेक्टर है, भाई तुमने 2 मैचेस खेलने, तुमने इसके अंदर परफॉर्म करो ना करो, तुमने खेलने दो। लड़के के अंदर अच्छा, सिलेक्टर्स के ऊपर जिम्मेदारी तो जाती है, क्योंकि अगर हर जगह एक ही बात कही जा रही है कि सिलेक्शन में कहीं ना कहीं मसला हो गया है, तो उन्हें भी अब कोई मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो है नहीं कि आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, उन्हें भी नजरसानी कर लेनी चाहिए, बजाय इसके कि फिर अब खुदा न खास्ता मैच हाथ से निकल जाए या सीरीज हाथ से निकल जाए, फिर तनकीद हो, फिर वो जवाब देते फिर। ये इस तरह का जब होता है ना, हम पता है तनकीद गलत जगह पे कर जाते हैं। हाँ। हम तनकीद करते हैं चेयरमैन के ऊपर, और भाई चेयरमैन का तो सिलेक्शन और उनके ऊपर तो जारी बात है, अब वो स्टेडियम्स को तैयार करने की जिम्मेदारी भी थी, इंतजामात हैं, बाकी मामलात हैं।
एग्जैक्टली। सो बेसिकली एक तो हम हर जगह नंबर 1 को तनकीद का निशाना, नीचे देखो नीचे काम कैसे हो रहे हैं। मैंने हमेशा कहा है जो हमारी जो पाकिस्तान की क्रिकेट है, इसके डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को जब तक आप डेवलप नहीं करोगे, इस पे तवज्जो नहीं दोगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, आपके लड़के तुक्के से निकलते आते रहेंगे। अब मैं तुक्का इनको कहता हूँ, जो अच्छा कर गया आ गया, जो नहीं आया। और इसके अंदर क्या होता है, जो गरीब लड़का होता है उसको चांस नहीं मिलता। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, हमारे पास ऐसे जिनके पास बूट्स नहीं थे खेलने के लिए, अच्छा, उनको कभी अभी अभी ये जो रिसेंटली टेस्ट के अंदर जबरदस्त परफॉर्मेंस थी नुमान की और साजिद की, आपको नहीं लगता कि इस बड़े इवेंट के अंदर भी उन्हें शामिल करना चाहिए था? ये कह देना कि जी वो टेस्ट के प्लेयर्स हैं, तो टेस्ट के अंदर तो बाबर भी खेलते हैं, रिजवान भी खेलते हैं, शाहीन भी खेलते हैं, नसीम शाह भी खेलते हैं, तो अगर वो खेल सकते हैं तो फिर इन्हें क्यों नहीं शामिल किया गया ओडीआई में, चैंपियंस ट्रॉफी में? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। देखें, कई लोगों का टेम्परामेंट होता है, कई का नहीं होता है। अब कुछ साजिद, उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है, लेकिन प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, क्योंकि घोड़े उसने दौड़ाने, क्योंकि ये उसने, और उसकी स्ट्रैटेजी के अंदर अगर इन दोनों को नहीं वो रख रहा है तो ही अंडरस्टैंड्स बेटर। एंड आई थिंक ये जो क्रेडिट है या डिसक्रेडिट है, ये उस सिलेक्टर को जाता है, ये सिलेक्टर्स को जाता है कि जो जैसे आपने कहा कि भाई अगर वो खेल सकते हैं तो ये क्यों नहीं खेल सकते। सारे खेल सकते हैं, लेकिन आपने कहीं ना कहीं तो अपने आप की स्ट्रैटेजी बनानी है ना। हर लड़का तो टेस्ट करना या हर लड़के को तो नहीं आपने खिलाना, आपने लॉन्ग टर्म टीम स्ट्रैटेजी भी बनानी है। तो उस लिहाज से आई थिंक आई गिव I'll put the responsibility on the selectors. Let them decide कि ये कैसे देखते हैं इस चीज को। अच्छा, किसको देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल में जाता हुआ, और आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? यकीनी तौर पे हमारी ख्वाहिश तो यही है कि पाकिस्तानी टीम आगे जाए, लेकिन परफॉर्मेंस की बुनियाद पे अभी तक क्या देख रहे हैं? देखें, हमारी जो टीम है वो है अनप्रिडिक्टेबल, बड़े प्लेयर्स हैं, अनप्रिडिक्टेबल है। ये वेस्ट इंडीज भी अनप्रिडिक्टेबल है, जैसे मैंने इसका न्यूजीलैंड का कहा, डार्क हॉर्सेस रहे हैं ये सारी उम्र, ये भी अनप्रिडिक्टेबल है। ये क्रिकेट जो है पर्टिकुलरली T20 जो जिसकी हम बात करते हैं, ये बिल्कुल एक कहता तो चल गया, नहीं चला तो ना चला। तो ये उस लिहाज से आई थिंक ये ओपन कंपटीशन है। हर हर सपोर्टर, हम पाकिस्तान के सपोर्टर हैं, हम यही कहेंगे पाकिस्तान, पर एट द एंड ऑफ द डे ये एक ओपन कॉन्टेस्ट है, इसमें कोई पता नहीं कौन क्या जीत जाए, लेकिन एज फार एज हमें अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, उसके लिए अभी भी वक्त है। जो बात हो रही है कि सिलेक्टर्स को नजरसानी कर लेनी चाहिए ताकि बाद की तनकीद से वो बच सकें। बहुत शुक्रिया, पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ा इवेंट है, बड़ी तवक्कुआत, फैंस बहुत एक्साइटेड हैं, और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि किसाफी स्टेडियम के बाद आज बारी है नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची की, तो ज़बरदस्त ओपनिंग होने जा रही है और मैचेस भी शानदार और जानदार होने जा रहे हैं। तो भरपूर इसके अंदर शमूलियत अपनी यकीनी बनाइए और अपनी फैमिलीज़ के साथ, दोस्तों के साथ जाके इस इवेंट को एंजॉय कीजिए। हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुछ सोशल मीडिया पे होने वाले चर्चों की, जो कि एक बॉक्सिंग मैच होने जा रहा है। अदाकार फिरोज़ खान, सभी उनको जानते हैं, बहुत से फैंस हैं उनके, लेकिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रहीम परदेसी के दरमियान एक बॉक्सिंग मैच की तैयारी हो रही है जनाब, और मुमकिन तारीख सामने आ गई है। पाकिस्तानी ड्रामे खुदा और मोहब्बत के सीज़न 3 में मरकज़ी किरदार निभाया था फिरोज़ खान ने, और भी बहुत से ज़बरदस्त ड्रामे वो कर चुके हैं। तो वो तो शोहरत की मज़ीद बुलंदियाँ तय कर चुके हैं, लेकिन साथ में रहीम परदेसी सोशल मीडिया पे अपने बड़ी फैंस रखते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं वो, और नसरीन जो फ़नी कैरेक्टर एक वो करते हैं, वो बहुत पसंद किया जाता है। तो इन दोनों के दरमियान एक बॉक्सिंग मैच तय हुआ था। क्या ये दोस्ताना मैच है, क्या ये किसी ज़िद की वजह से या गुस्से वाला वाकई में संजीदा मैच है? ये तो आपको देखना पड़ेगा कि इसमें कितनी हकीकत है। बहरहाल किसी ड्रामे का एक्शन सीन ये नहीं है जो आप देख रहे हैं, बल्कि एक हकीकी बॉक्सिंग का मुकाबला है, जिसमें उनके मद्दे मुकाबले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं रहीम परदेसी, और दोनों अफ्रीकन के दरमियान ये मुकाबला होने जा रहा है जनाब 15 फरवरी को लाहौर में। तो ऑनलाइन भी देखा जा सकता है, जो टिकट्स लेके मौके पर जाके इस मैच को एंजॉय करना चाहते हैं लोग, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। तो एक नया ट्रेंड हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में, कुछ सोशल मीडिया, कुछ इन्फ्लुएंसर की तरफ से, कुछ यूट्यूबर्स की तरफ से बॉक्सिंग के इवेंट पहले एक दूसरे को ललकारता है, दूसरा उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है। खैर, इस सारे मैच के अंदर या इस लड़ाई झगड़े के अंदर वो तो ठीक ठाक पैसे बना लेते हैं, लेकिन जो देखने वाले फैंस हैं वो जज्बाती होकर एक दूसरे के ख़िलाफ़ तबसरे, कमेंट्स और उनकी जो आरा होती हैं वो भी सामने आती रहती हैं। तो एक हेल्दी एक्टिविटी, और जिस तरह से टाइम चेंज हो रहा है
सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है, जो असरात हैं, वो आपकी ज़िंदगियों पे बहरहाल दिखाई दे रहे हैं। और ये एक मैच था बॉक्सिंग का, देखते हैं कौन इसमें फातेह रहता है और कौन किसको पछाड़ता है। तो जो भी जीतेगा वो भी आपको बताएंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर इश्यूज़ पे बात होगी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। लाहौर के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी है और इसका इंतज़ार शिद्दत से किया जा रहा था। वो कहा जाता है ना कि आ गया वो शाहकार जिसका था शिद्दत से इंतज़ार। तो 7 साल के बाद बिलाखिर इलेक्ट्रिक बसें लाहौर की सड़कों पर दौड़ेंगी। आपको दिखाते हैं कि इलेक्ट्रिक बसें कैसी हैं। हमारे नुमाइंदे शबीर हैदर इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, जिनके साथ इलेक्ट्रिक बस में सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर भी मौजूद हैं। उनका क्या कहना है उन्हीं से जान लेते हैं। जी शबीर, कब से लोग और लाहौर के जो शहरी हैं वो इसमें सफ़र कर सकेंगे? लाहौर के बासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि लाहौर के बासी जिस बात का इंतज़ार कर रहे थे वो आखिरकार जो है वो गाड़ियां पहुंच ही गई हैं। जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, ये डिपो बनाया गया है। यहां पर गाड़ियां जो इलेक्ट्रिक बसें हैं जिस पे लाहौर के बासी 16 फरवरी से बाकायदा तौर पर बैठ के सफ़र कर सकते हैं। ये 7 साल से इंतज़ार कर रहे थे कि उनको कब इको फ्रेंडली बसें मिलेंगी और बातों की हद तक महदूद होकर रह गया था। बातें की जाती थी कि जी इको फ्रेंडली बसें आएंगी, ख्वाब दिखाए जाते थे इससे ये फ़ायदा होगा, लोग के शहरी जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकेंगे, माहौल दोस्त होंगी, ये होगा वो होगा। ये तमाम बातें जो हैं वो इस वक्त अमली तौर पर उसको अमली जामा पहना दिया गया है। जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, इस गाड़ी के अंदर हूँ। ये गाड़ी है, इसके अंदर लोग जो है बैठकर सफ़र करेंगे, ये आप देख भी सकते हैं। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं बिलाल अकबर साहब। कि वो बात सच साबित हो गई है, गाड़ियाँ आखिरकार पहुँच गई चाइना से कराची, कराची से लाहौर, लाहौर से अब सड़कों पर। इसमें कौन कौन से फीचर हैं सर, और मज़ीद शहरियों को क्या सहूलियत देने जा रहे हैं, इसमें क्या क्या मसाइल? बहुत आपने अच्छा सवाल किया। देखें, ये स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट बस है जो दुनिया के किसी भी अच्छे मुल्क में, जिसको आप सिविलाइज्ड कंट्रीज़ हम कह के मिसालें देते हैं, वहाँ पर भी इसी स्टैंडर्ड की बस चलती है। ये जो बस है इसके अंदर हमारा कंप्लीट एक ITS सिस्टम मौजूद है, जिसके तहत आप देखेंगे कि अभी आप लोगों को मेट्रो स्टेशन पर जाके टिकट लेनी पड़ती है, आप टोकन लेते थे। अभी यहाँ पे ये जो मशीन लगी हुई है, इस मशीन के अंदर आपका ना सिर्फ ATM कार्ड एज अ कार्ड यूज़ होगा सफ़र करने के लिए, हम एक पंजाब ट्रांसपोर्ट कार्ड निकाल रहे हैं, वो भी यूज़ होगा। उसके अलावा अगर आप पास जायज़ कैश या ईजी पैसा है तो वो भी यूज़ होगा, कैश भी यूज़ होगा। लेकिन कैश को आहिस्ता आहिस्ता हम ख़त्म करते जाएंगे, क्योंकि उसके बाद जब कार्ड की आसानी हो तो फिर कैश करने की ज़रूरत नहीं है। इस गाड़ी के अंदर 3 कैमरे हैं सिक्योरिटी के लिए लगे हुए, ताकि जो मुसाफिर गाड़ी के अंदर सवार हैं उनकी सिक्योरिटी हो। फ्रंट बैक पे कैमरे हैं ताकि जब ये गाड़ी सड़क के ऊपर चले तो हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद हो कि खुदा न खासा कोई हादसा हो जाए। देखिए सड़कें है ना, हादसा हो सकता है, तो हमें पता हो कि हादसे की वजह क्या बनी थी। उसके अलावा इसके अंदर GPS ट्रैकिंग है। ये बस जब रूट पे चल रही होगी तो आप अपने गूगल के ऊपर, अपने मैप्स के ऊपर चेक कर सकेंगे कि बस कितने मिनट में अपने स्टॉप के ऊपर आ रही है। कि ये एक बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। सबसे बड़ी बात जो मुझे अप्लाई की है कि इनके अंदर कैमरे लगे हुए हैं। अगर खुदा न खासा जैसे कि आप हमारे मुल्क में या शहर में देखें तो चोर भी इस तरह होते हैं कि जेब कतरे जो हैं आते हैं, जेब काट लेते हैं, तो वो उनको भी हम मॉनिटर करना आसानी होगी। सबसे बड़ी बात, किराए में कमी जा रही है। स्टूडेंट्स के लिए क्या रिलीफ देने जा रहे हैं? मैक्सिमम और मिनिमम किराया क्या एवरेज रखी जाएगी? देखिए, अभी तक तो हमारा किराया डिसाइड नहीं हुआ। फ़िलहाल तो मेरा ख्याल है कि हम फ्लैट रेट के ऊपर जाएंगे और हमारा नॉर्मल में जो है 30 से 50 रुपए के ऊपर चल रही है, जो फीडर रूट्स चल रही हैं उससे किराया कम होगा इंशाल्लाह। 15 तारीख को ये सारी अनाउंसमेंट CM साहब ने करनी है, मैं आपको बता नहीं सकता ये तो CM साहब आपको खुशखबरी सुनाएंगी, कौम को बताएंगी इंशाल्लाह। हम बिल्कुल देखें, सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर आपने सब्सिडी देनी है ना, स्टूडेंट्स को देनी है, बुजुर्गों को देनी है, जिसको भी देनी है, डाटा होना बहुत ज़रूरी है। आज से पहले पर्ची सिस्टम चल रहा था, पर्ची सिस्टम के ऊपर डाटा इकट्ठा नहीं होता। अब जब पंजाब ट्रांसपोर्ट कार्ड आ जाएगा या आप अपने फ़ोन के अपने बैंक के कार्ड से टैप इन करके आप एंटर होंगे और उतरेंगे तो हमारे पास डाटा इकट्ठा होता जाएगा। फिर हम बहुत आराम से ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा सेगमेंट है जिसको हमने सब्सिडाइज़ और ज़्यादा करना है, किसके लिए हमने फ्री करनी है और किराए का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो इंशाल्लाह स्टार्टिंग में किराया जो है वो बिल्कुल मेरा ख्याल है कि आम बस के किराए से कम होगा। ये मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। अमाउंट आपको CM साहब बताएंगी, लेकिन उसके बाद जब हमारे पास डाटा इकट्ठा हो जाएगा फिर डेफिनेटली स्टूडेंट्स के लिए भी हम कोई रियायती प्रोग्राम लेके आएंगे बीच में। और ख़ास तौर पे जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जो 60-70 ईयर प्लस हैं उनके लिए डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि इसके अंदर सब्सिडी करें इसको। अच्छा सर, लाहौर के जो रूट्स हैं उन पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर काम भी किया गया है। ये बसें अगर आती हैं रोड के ऊपर तो उसके लिए क्या प्लान मुरतब दिया जा रहा है कि अगर दूसरे रूट्स के ऊपर चलाने के लिए, ये तो एक रूट आप चला रहे हैं, 3 नंबर रूट है ग्रीन टाउन से रेलवे स्टेशन, अगले जो रूट्स हैं उनके लिए क्या स्टडी की जा रही है? देखें, हर
सबसे पहले होता ये रहा है कि सारे डिपार्टमेंट्स अपने अपने साइलों में बैठ के काम करते रहे हैं और आपस में बातचीत नहीं होती थी। अब जिस रोड के ऊपर इस बस ने चलना है, अगर रोड ख़राब होगी तो बस की लाइफ ख़त्म हो जाएगी। बहुत हैवी गाड़ी है, इसके अंदर और लोग सवार होंगे तो और हैवी हो जाएगी। जब ये कहीं पे खड्डे में लगती है तो इसका नुकसान आम गाड़ी की निस्बत बहुत ज़्यादा होता है। तो बिल्कुल हम जो लोकल गवर्नमेंट है उसके साथ भी राब्ते में हैं। जहाँ जहाँ हमारे अगले नए रूट्स प्लान हो रहे हैं उसी के हिसाब से हमने उनको टाइमलाइंस दी हैं कि हमने जब बसें आएँ, चलने से पहले हमें वो सड़कें बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। हमारा जो इवन ये जो ट्रैक था, आपने देखा था कि मेट्रो वाला ट्रैक बिल्कुल तबाह हो गया था। अभी वो भी 3-4 ट्रैक हमने तकरीबन 1 साल के अंदर कोई 1.4 अरब लगा के ठीक किया है, क्योंकि 5-7 साल से उसकी रिपेयर मेंटेनेंस ही नहीं थी। जब तक रोडें ठीक नहीं होंगी बसें नहीं चल सकती। और इंशाल्लाह अब चूँकि बहुत शुक्रिया, शबीर हैदर हमारे साथ मौजूद थे और ज़बरदस्त ये खबर है। हम तो बहुत खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि लाहौर के शहरी इससे मुस्तफ़ीद हों। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है। जो पोल्यूशन फैलाती हैं आम बसें फ्यूल से चलने वाली, तो इसमें कम से कम आपकी ये भी बचत होगी। इसके किराए क्या होंगे, कितनी सब्सिडी किसको मिलेगी, तो आने वाले वक्त में यकीनी तौर पे भी पता चल जाएगा। लेकिन ये खुशाइंद इक़दाम है। हुकूमत पंजाब को हम मुबारकबाद देते हैं ज़बरदस्त काविश के ऊपर। और इस तरह के और भी मंसूबे आने चाहिए। बहुत सी काविशें, बहुत सी एफर्ट हो रही है, पंजाब के अंदर काम हो रहा है और हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात हो जाए टिकटॉक के होने वाले अवार्ड्स की। आपने पहले सुना होगा कि मुख्तलिफ फिल्म अवार्ड्स होते थे, ड्रामों के अंदर भी अवार्ड होते थे, लेकिन आप सुन के हैरान ना होइए क्योंकि टिकटॉक बज़ाते ख़ुद इसके बिलियन ऑफ यूज़र्स हैं। बहुत से ममालिक में तो आपको पता है कि मैच भी पड़ जाता है टिकटॉक का। खुद अमेरिका के अंदर इसके ऊपर पाबंदी और पहले लगाए जाना फिर उठाना, तो इस तरह के मामला चलते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में 2024 के जो बेहतरीन टिकटॉकर्स हैं उनके दरमियान मुकाबला हुआ है जनाब। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक ने पाकिस्तान में 2024 के बेहतरीन मवाद बनाने वाले अफराद को नामजद किया है, जिसमें आपकी जानी पहचानी शख्सियात शामिल हैं और इन कैटेगरीज़ में तकसीम किया गया है। इनमें करियर क्रिएटर ऑफ द ईयर शामिल है, इमर्जिंग क्रिएटर ऑफ द ईयर शामिल है, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट क्रिएटर शामिल है और फूड क्रिएटर ऑफ द ईयर शामिल है। इसी तरह से जो कैटेगरीज बनाई गई हैं इसमें एंटरटेनमेंट क्रिएटर ऑफ द ईयर भी शामिल है, ब्यूटी एंड फैशन क्रिएटर ऑफ द ईयर भी है, ट्रैवल करियर ऑफ द ईयर है और सोशल इम्पैक्ट क्रिएटर है, ओजी क्रिएटर ऑफ द ईयर है। तो ये सारी वो कैटेगरीज़ हैं जिसके अंदर इनको कैटेगराइज करने के बाद इनके आप अपनी वोटिंग कर सकते हैं। जो देखने वाले हैं अपने पसंदीदा क्रिएटर को वोट कर सकते हैं और फिर जो जीतने वाला होगा यकीनी तौर पे उसे इनाम भी मिलेगा और उसे अप्रिसिएशन भी मिलेगी और उसके आने वाले दिनों में सब्सक्राइबर मज़ीद बढ़ जाएंगे। तो एक हेल्दी एक्टिविटी है। अच्छा कंटेंट बनाइए और उससे यकीनी तौर पे आपको फ़ायदा होगा। कुछ मैसेज जाना चाहिए पॉजिटिव आवाम के लिए, माशरे के लिए। हम एक ब्रेक लेते हैं। बहुत से आम इशूज़ हैं जिस पे आज के प्रोग्राम में मज़ीद बात होगी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। आपके इल्म में है कि आजकल इम्तिहानात चल रहे हैं, कुछ इम्तिहानात हो चुके, कुछ क्लासेस के, कुछ के होने बाकी हैं। लेकिन एक जो मुश्तरका चैलेंज या मसला दरपेश है तमाम स्टूडेंट्स के ऊपर, जो तलवार एक लटक रही होती है उनके पेरेंट्स की तरफ से दबाव होता है। एक तो पढ़ाई का दबाव, फिर टीचर्स का, अपने आसपास के माहौल का दबाव और फिर साथ में पेरेंट्स की जो तवक्कुआत हैं वो हद से ज़्यादा होती हैं। होनी भी चाहिए। हम अपने बच्चों से अगर तवक्कुआत नहीं रखेंगे तो फिर किससे रखेंगे। लेकिन इतनी ज़्यादा उन्हें दबाव का शिकार ना कर दीजिए कि वो किसी इंतहाई कदम की तरफ चले जाएं या ख़ुद को इतना ज़्यादा डिप्रेशन में डाल दें कि अपनी सलाहियतों को ही वो निखारने के बजाय तबाह कर बैठें। तो इसका सही तरीका क्या हो सकता है, किस तरह से उनकी सलाहियतों को सही यूटिलाइज़ किया जाए सही डायरेक्शन में और वो डिप्रेशन का किसी जहनी बीमारी का शिकार ना हो जाए। डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ मौजूद हैं। आपको वेलकम कहेंगे डॉक्टर साहब। मसला तो बड़ा संजीदा है और वही बात कि पेरेंट्स अगर अपने बच्चों से तवक्कुआत नहीं लगाएंगे तो किससे लगाएंगे। लेकिन हम इतना ज़्यादा उन्हें दबाव में ना ले आएँ कि वो बजाय इसके कि अच्छी परफॉर्मेंस के बजाय जो सलाहियतें हैं उससे भी बिगाड़ बैठें। जब ओवर स्ट्रेस होती है, ओवर बर्डन होता है तो आप अपनी एक्चुअल कैपेसिटी को इस्तेमाल नहीं कर पाते। देखिए एक सिंपल सी बात है, पूरी कायनात को देख लें। कायनात रेस्ट के असूल पे काम करती है। सूरज आता है चला जाता है, चांद आता है चला जाता है, आपकी पलकें हैं। सिस्टम को भी रीस्टार्ट चाहिए, रीस्टार्ट चाहिए। आप पलक झपकते हैं, आंख बंद करते हैं ना, आप इसे रेस्ट देते हैं। दिल पंप करता है, रेस्ट करता है, पंप करता है, हर चीज रेस्ट के साथ चलती है। आप इम्तिहान के दिनों में उसका रेस्ट खत्म कर देते हैं। अब अगर आप ऐसा करें कि आंखों का रेस्ट खत्म कर दें सिर्फ 5 मिनट के लिए, छोड़े 2 मिनट के लिए, छोड़े 1 मिनट के लिए, आंखों को रेस्ट मत दें, तो आपकी आंखें प्रॉपर काम करेंगी?
आंसर इज नो। लेकिन अमूमी तौर पे डॉक्टर साहब होता ही है कि हमारे तो अपने ज़ाती तजुर्बात से भी गुजरा है कि हम पूरा साल फोकस करते नहीं हैं और जब सर पे पड़ती है तो फिर हमारी दौड़ें लग जाती हैं। कुछ लोग और फिर ऐसा भी होता है कि हम कई रातें जाग के सोए बगैर एग्जाम देने चले जाते हैं और फिर उस वक्त सब दिमाग माउफ हो जाता है। वो आपकी बात। इसमें दो चीज़ें हैं। एक बात तो है कि कुछ लोग रॉकेट के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। अब रॉकेट का प्रिंसिपल क्या है कि जब तक उसकी बॉटम में आग ना लगे वो फ्लाई नहीं करता। सही है। कुछ लोग रॉकेट के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। दूसरा, जैसा कि आपने कहा कि पूरा साल कुछ नहीं किया, आखिर में रट्टे लगाए और कुछ लोगों ने क्रैमिंग करके बहुत अच्छे मार्क्स भी ले लिए। लेकिन सवाल ये है कि आपने जो मैट्रिक या ए लेवल ओ लेवल जो भी किया था आज से कई साल पहले, क्या आज वही पेपर्स आपके सामने दोबारा रख दिए जाएं तो क्या आप पास भी हो जाएंगे? आंसर इज नो। इसका मतलब है कि वो आपने एग्जाम तो पास कर लिया लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में वो चीज़ें आपके काम नहीं आई क्योंकि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव थी। जी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाने के लिए मेमोरी को उसे डाइजेस्ट करने के लिए भी तो टाइम चाहिए। तो जब आप बच्चे को रोबोट बना देंगे, उसकी फीलिंग्स खत्म हो जाएंगी, बच्चे की खाना पीना खराब हो जाएगा, उसकी आंखें खराब हो जाएंगी। आज आप देखें आपके 50% से ज़्यादा बच्चे गोल कमर का शिकार हैं। वो गोल कमर क्या है? वो यूं करके पढ़ रहे होते हैं ना, यूं करके यूं करके, उनकी कमर यूं सीधी कमर नहीं है, उनकी कमर गोल है। 50% के करीब बच्चों को चश्मे लग चुके हैं। वरना आमतौर पे 40-45 ईयर के बाद ये सोचा जाता था कि अब इसे चश्मा भी लगना है। अब ये सारी प्राइसेस अब क्या पे कर रहे हैं? आप प्राइसेस अपने वक्त को सही तरीके से मैनेज ना करने और क्राइसिस मैनेजमेंट वाले कोऑर्डिनेट में जब सर पे चीज पड़ गई तब काम करना है, उस चक्कर में काम करने लगे। सेहत भी तबाह की, आंखें भी तबाह की, नफ्सियाती हालत भी तबाह की, रिश्ते भी खराब किए। अच्छा, इसका मतलब है कि अच्छे मार्क्स और अच्छे ग्रेड्स जो हैं, आपकी बातों से तो ये लग रहा है कि वो कामयाबी की जमानत नहीं है। एग्जैक्टली। अगर अच्छे फिर ग्रेड किया जाए, किसकी तरफ फोकस हो, अपनी एनर्जीज किसकी तरफ एक और रिसर्च आजकल चल रही है, बड़ी मजे की है, अभी तक आम पब्लिक से दूर है क्योंकि अभी इस पे काम हो रहा है, वो बड़ी मजे की है। वो कहते हैं कि वो बच्चा जो 95% से ज्यादा मार्क्स ले उसे किसी भी जॉब के लिए नाअहल करार दे दिया जाए। अच्छा, ही इज एबनॉर्मल। उसकी क्या वजह? ही इज एबनॉर्मल। जिंदगी तवाज़ुन का नाम है। आप लाइफ के तमाम पहलुओं को बैलेंस करते हैं तब एक कामयाब जिंदगी जीते हैं। जो बच्चा 95, 96, 97% मार्क्स ले रहा है उसने जिंदगी के तमाम पहलुओं को नजर इग्नोर कर दिया है। यस, उन्हें इग्नोर कर दिया। अब वो एक अच्छा सोसाइटी में टीम प्लेयर नहीं बन सकता, अच्छा लीडर नहीं बन सकता, अच्छा मतलब कई चीजें चाहिए। रिलेशंस भी कॉम्प्रोमाइज किए होंगे उसने, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज कर दिया उसने। वो कहते हैं इसे किसी किस्म की जॉब ना दी जाए, इसे आइसोलेट कर दिया जाए, इसे नफ्सियाती मरीजों के। ये तो वैसे थोड़ी ज्यादा सख्ती नहीं हो गई? लेकिन देखिए सोसाइटी ने ऐसा बांध दिया कि आप नंबर गेम में चले गए हैं। एक्चुअली आप देख लीजिए कि जितने भी आप लोग काम कर रहे हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, बड़े बड़े आइडियाज आए हैं, इनोवेशंस आई हैं, क्या इनमें से कोई भी 95-98% वाले मार्क्स ने किए हैं? नहीं। एवरेज स्टूडेंट्स या उनको स्कूल से निकाल दिया गया, बाहर के धक्के। जिन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा। स्कूल एक बॉक्स था, कॉलेज एक बॉक्स था, यूनिवर्सिटी एक बॉक्स थी, वो उस बॉक्स के अंदर सोचना सिखाती थी। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने आउट ऑफ बॉक्स सोचने का फैसला किया, नतीजतन स्कूल कॉलेज से निकाल दिए गए और फिर इन्होंने वो तब्दीली पैदा करके दिखाई जो सोसाइटी में चाहिए थी। अच्छा, रवैया क्या होना चाहिए पेरेंट्स का? क्या बिल्कुल ही उनको बच्चों को उनके हाल पे छोड़ दें? अच्छा, एक और चीज़ ये भी अमूमी तौर पे हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर इस लिहाज से भी होता है कि वो स्कूल में या कॉलेज में 6-8 घंटे गुजार के आते हैं, फिर उसके बाद ट्यूशन जा रहे हैं, फिर उसके बाद कोई उन्हें पढ़ाने आ रहा है, तो मतलब वो उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं उस साइकिल से। तो ये फिर क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी? या उसको अंडरस्टैंड करना या सही उसका। मैं कल अपने बच्चों से बात कर रहा था तो मैंने जिस खेल पर पाबंदी लगी उसकी मिसाल दी पतंग की। अच्छा। मैंने कहा हमारे दौर में और तरह की पतंगें होती थी, तो पतंग को बुलंद करने के लिए बाज़ औक़ात ढील देनी पड़ती है और बाज़ औक़ात खींचना पड़ता है। बिल्कुल। तो पेरेंट्स को भी बच्चे के मिजाज को देखते हुए बाज़ औक़ात ढील देनी पड़ती है। 2+2=4 फार्मूला नहीं है कि हर बच्चे पे सेम होगा। ठीक बात है। कभी ढील देनी पड़ेगी, कभी खींचना पड़ेगा। कब खींचना है और कब ढील देनी है ये उसका रवैया और माँ बाप ने घर में जो एनवायरनमेंट क्रिएट की हुई है वो बता रहा होगा। मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चे से गैर ज़रूरी तवक्कुआत वाबस्ता ना करें। एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि माँ बाप से जो काम खुद नहीं हो सका वो अपने बच्चों से करवाना चाहते हैं। ख्वाहिश तो यही होती है हर पेरेंट की। एग्जैक्टली। जो उनके ख्वाब तिश्ना रह गए वो चाहते हैं अब उनके बच्चे पूरे करें। आप इवन खिलौनों की शॉपिंग में देख लें, जब माँ बाप बच्चे के लिए खिलौना लेके जाते हैं जो उनको खुद नहीं मिला होगा वो चाहते हैं, जो बच्चे को पसंद है वो नहीं लेके दे रहे। जो अपना मिस हो गया था ना वो बच्चे को वो खेलता हुआ देखना चाहते हैं। फिर इसमें बाज़ औक़ात बच्चे की पिटाई भी हो जाती है। वैसे तो नारा यही है, मार नहीं प्यार, लेकिन माएँ जब बहुत ज़्यादा जिच होती हैं ना, बच्चा नहीं पढ़ रहा, बच्चा खाना नहीं खा रहा, फिर वो एक थप्पड़ जड़ देती हैं। तो ऐसा ही हुआ, वो मेरा राह नहीं जाता मुझसे असल बातें बताए बगैर। नहीं, ये तो पाकिस्तान में वैसे चल जाता है, बाहर अगर हो तो वो तो पुलिस बुला लेते हैं। हम तो पाकिस्तान में रहते हैं ना, तो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। ऐसे की मामला था, एग्जाम भी सर पे थे, टेंशन की वजह से बच्चा खाना भी नहीं खा रहा था, पढ़ा भी नहीं जा रहा था, वो ऊँग रहा था, मतलब बड़े बुरे हालात थे। तो माँ ने पहले डांटा डूंटा, फिर उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। अच्छा। और थप्पड़ कुछ ज्यादा ही जोर से लग गया, वो बच्चे के मुंह पे ना वो निशान साबित हो गया।
ओहो। अब माँ की ममता जाग उठी, वो रोने लग गई। हाँ। रोते रोते तो बच्चा रो रहा है तकलीफ से, और माँ किसी और तरह की तकलीफ से रो जज्बात रही है। तो माँ ने उसे सीने से लगा लिया और रोते रोते कहती है कि बेटा मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए मारा है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। बेटा कहता है काश मैं इतना बड़ा होता कि मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे सकता। वो फिर वो बड़ा होकर देगा जवाब। वो दे देगा ना। तो आप इस चीज को बिल्कुल जहन में रखें कि बच्चे की जिस तरीके से आप जिस्मानी फूड का ख्याल रखते हैं, इसी तरीके से उसकी स्पिरिचुअल फूड है, उसकी इमोशनल फूड है, उसकी इमोशनल फूड भी तो है ना। आप हर वक्त उसे काटते रहेंगे तो उससे नहीं होगा, तूने नाम डबो दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। अरे थोड़ा सा फॉर्मूला बताइए। अभी तो चले एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन वो बच्चे जिनको अभी इन एग्जाम्स से गुजरना है या आने वाले सालों में इन चैलेंजेस का सामना करना है, आइडियल तरीका क्या है? देखिए, दो चीजें कितने टाइम देने चाहिए स्टडी को? स्कूल के अंदर तो यकीनी तौर पे फोकस से अपने लेक्चर्स को सुने, उसके बाद क्या रूटीन होना ये भी चाहिए? ना पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, लेकिन चंद चीजें जो हर बच्चे को, वालिदैन को समझनी चाहिए, वो मैं अर्ज कर देता हूँ। ठीक है। हमारा कंसंट्रेशन पीरियड जो है ना, एक वक्त में कितनी देर रह सकता है, वो तकरीबन 30 और 35 मिनट के दरमियान रह गया है, बल्कि अब तो इससे भी कम हो गया है। ठीक है। आपको याद होगा पहले स्कूल कॉलेज के पीरियड 50 मिनट के होते थे, जी जी। फिर 45 के किए, फिर 40 के किए, अब 35 के कर दिए। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन इससे ज्यादा मरकूज नहीं उसके बाद ड्रैग हो जाती है। यस। अच्छा, अब एक बच्चा 2 घंटे किताब लेके बैठा हुआ है कि जब तक ये मैं पूरा नहीं कर लूंगा मैंने उठना नहीं है। माँ बाप का भी यही ऑर्डर है, टीचर का भी यही ऑर्डर है, तो यकीन मानिए बच्चे को कुछ याद नहीं हो रहा। पहली बात तो ये है कि 25-30 मिनट के बाद क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पे फोकस कर रहा है। तो पहली बात तो यह है कि 25-30 मिनट के बाद छोटी ब्रेक, वो 1 मिनट की क्यों ना हो, एक लतीफ़ा ही क्यों ना हो, उठ के पानी पीना क्यों ना हो, अंगड़ाई लेना क्यों ना हो। बहुत अच्छी बात की आपने। एक तो हर 25-30 मिनट के बाद एक ब्रेक बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, किसी भी तरह की स्ट्रेस, खा वो एग्जाम का स्ट्रेस है, रिलेशनशिप का स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, इसके ब्रीदिंग से भी बहुत ज्यादा ताल्लुक है। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग एक ब्रीदिंग की एक्सरसाइज को कर लें। अच्छा। और उसे प्रैक्टिस करें और आपको एक दिन में ही फर्क पता लग जाएगा। अच्छा, ये थोड़ा सा अगर आप करके बता दें, उसका टाइम क्या होना चाहिए? जी, दिन में किस वक्त, जब कितने दौरानिए के लिए? 1 मिनट लगना है करने में। अच्छा। 2 मिनट लगने हैं, आप 2 घंटे बाद कर लिया करें, सुबह दोपहर शाम करने में, जब मौका मिले इसे कर लें। ये पढ़ के बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हो तो ये थेरेपी करना है। जब भी आपको स्ट्रेस फील हो तो आप ये काम करें। ठीक है। उसमें इसका फार्मूला है, इसे कहते हैं 1-2-1-2। अच्छा। 1-2-1-2। ठीक है। अब ये क्या है? 1 इनहेल, जितनी देर में आप सांस इनहेल करेंगे ना, उससे 2, उससे डबल टाइम इसे आप होल्ड करेंगे। होल्ड करना। अच्छा, मिसाल के तौर पे इन किया 5 सेकेंड इसे लेने में लगे, अब 10 सेकेंड जो है मुझे इसे होल्ड करना है। फिर दोबारा 1-2, अब जितनी देर में लिया था, नाक से लिया था, अब मुंह से एक्सेल करना है उतने टाइम में। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब बिल्कुल खाली, अब इसमें ब्रीथ नहीं है, अब इस पोजीशन में आपने डबल टाइम में रहना है। ठीक है। यानी 5 सेकंड नॉर्मल सा टाइम है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड, 5 सेकंड इनहेल, 10 सेकंड होल्ड, 5 सेकंड एक्सेल, 10 सेकंड होल्ड। अगर आप ये सिर्फ 3-4 मरतबा करते हैं तो आपके तमाम के तमाम सेल्स जो हैं वो ऑक्सीजन से भर जाते हैं। ठीक, एक तरह की आप वो रिचार्ज हो जाते हैं। रिचार्ज हो जाते हैं। फिर आप नाक से सांस लेते हैं, पूरे फिल्टर्स को फॉलो करके ऑक्सीजन अंदर जाती है, मुंह से बाहर निकालते हैं। टेंशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस जो है वो आप बेसिकली ब्रीथ आउट कर रहे होते हैं। तो अगर आप ये तो वैसे आपके लंग्स के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। जब कोरोना का टाइम चल रहा था तो मैंने कई लोगों को बैलून्स वाली कुछ एक्सरसाइजेस और ये वाली कराई थी, ताकि उनके लंग्स जो हैं वो वापस अपनी असल कैपेसिटी में आ जाएं, उनकी सही हो जाए। तो ये आप इससे अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे बहुत ज़्यादा। तो ये हमारे नाज़रीन देखने वाले, ख़ासतौर पे स्टूडेंट्स जो कि एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, वो यकीनी तौर पे इसको ऑब्ज़र्व भी करें, अपनी रूटीन का हिस्सा बनाइए। अच्छा डॉक्टर साहब, एग्ज़ाम खुदा न खास्ता अच्छे रिज़ल्ट आप नहीं आ पाए, तो उसके बाद फिर किस तरह से कैथारसिस खुद का करें? हमने गलती को सुधारना तो है, लेकिन उस फेज़ से किस तरह से निकलें हम? साइकोलॉजिकली तो बहुत स्टूडेंट डाउन हो जाता है, फिर उसको सामना करना छोड़ देगा। इवेंट्स का, शादी ब्याह में जाना कि सब ने पूछना है मैं क्या जवाब दूंगा, तो इस फेज़ को किस तरह से टैकल करें स्टूडेंट? एग्जैक्टली, ये एक तो है सोसाइटी का जबर, बिला वजह का सोसाइटी का जबर है। हर आदमी, हर प्रोफेशन, हर चीज के लिए नहीं होता। खासतौर पे जो मैट्रिक वाले हैं ना, उनकी तो जान फंसी हुई होती है। हर बंदे को टेंशन होती है। बेटी कहा करती थी कि किसी के क्या नंबर बना आपके बेटे का, क्या बना आपकी बेटी कहा का? करती थी कि किसी के नंबर पूछना अनएथिकल है। हाँ। ये गैर अखलाकी है। हर बंदे को पता नहीं ना इस चीज का, पूछना ही उन्होंने फर्स्ट पास करते हैं। तो मैं तो ने कहा था कि जो पूछे उन्हें कहा करना आंटी आपके कितने थे। ठीक है। फिर वो खामोश होगी, फिर वो खामोश। ये तो खैर एक बात है, लेकिन एक्चुअली इसमें 2 चीजें हैं। पहली बात तो ये कि इससे हमें सबक लेना चाहिए कि मेरे अंदर लैकिंग क्या थी।
जो लैकिंग थी मैं उस लैकिंग हाँ, को सीखने पूरा के लिए भी करूं एक अच्छा और चीज़ है। इम्प्रूव करूं बिल्कुल कि मुझे ये मौका मिल गया कि मैं जो मेरी कमियां थी उन्हें दूर कर सकूं। ये तो एक बात ठीक है। और दूसरा ये कि आपको ये चीज़ें भी इमोशनली स्ट्रांग करती हैं। इंसान गिर गिर के उठता है, साइकिल चलाते हुए भी गिरता है। आप गलतियों से सीखते हैं, तो किसी भी चीज़ को सर पर सवार मत करें, आप उसे बेहतर तरीके से दोबारा परफॉर्म करने की कोशिश करें। और अगर नहीं होता तो फिर भी हर चीज़ हर आदमी के लिए नहीं है। देखिए, आप जो काम कर रहे हैं मैं नहीं कर सकता और लाखों लोग नहीं कर सकते, और जो लाखों लोग कर रहे हैं और मैं और आप नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। तो तो हमें उसको आप अपना इख्तिताम ना समझिए, Yes. नया आगाज समझिए। बिल्कुल, आपने सीखा है। बिल्कुल। वो कहते हैं कि देयर इज अ फीडबैक, देयर इज नो फेलियर ओनली फीडबैक। आप नाकाम नहीं हुए, आपको फीडबैक मिला, ज्यादा मेहनत चाहिए। आपको फीडबैक मिला ये सब्जेक्ट्स मेरे लिए ठीक नहीं है, आपको फीडबैक मिला ये इदारा ये एकेडमी मेरे लिए ठीक नहीं है। उस फीडबैक से खुद को बेहतर की तरफ लेके जाएं। बिल्कुल सही है। और अब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़, अगर एक दरवाज़ा, वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला बंद करता है तो 10 और दरवाजे खोल भी देता है, तो उन 10 नई अपॉर्चुनिटीज़ को यकीनी तौर पे आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जो सही वक्त है वो वही है कि आप डेली बेसिस पे अपना बोझ बढ़ाने के बजाय उन चीज़ों को, उन लेक्चर्स को, उस सिलेबस को कवर करते जाइए, ताकि रात आपके ऊपर वो प्रेशर, वो दबाव ना हो पेरेंट्स का भी और अपने सिलेबस को कवर करने का भी। और मेरे ख्याल में ये बेहतरीन तरीका हो सकता है। सारी चीज़ें जो डॉक्टर साहब ने बताई हैं ज़बरदस्त हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और क्योंकि आजकल पेपर्स चल रहे हैं बच्चे के, तो हमने ज़रूरी समझा कि उनको स्ट्रेस फ्री करने के लिए कुछ मशवरे उनके लिए होने चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, और आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है। सिर्फ आप, मैं भी नहीं, जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, जो जानी मानी शख्सियात हैं, वो भी अब इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं और यूट्यूब चैनल्स बनाने का जादू जो है अब स्टार्स के बच्चों के ऊपर भी सर चढ़ के बोलने लगा है। इसी तरह से सुपरस्टार हैं बॉलीवुड के भाईजान यानी कि सलमान खान। उन्होंने अपने भांजे अरहान खान के यूट्यूब चैनल की पॉडकास्ट में शिरकत की और उन्होंने ज़िंदगी, मोहब्बत, मेहनत और कामयाबी के उसूलों पर उसमें खुलकर गुफ्तगू की है। और उनका इस मौके पर यह भी कहना था कि मोटिवेशनल लेक्चर्स की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सीखने की लगन हो तो दीवार या दरख्त से भी सीखा जा सकता है। तो सल्लू मियाँ का, भाईजान का क्या कहना था अपने पॉडकास्ट में, आप भी सुनिए। तो ये थी गुफ्तगू सलमान खान की, जो कि यकीनी तौर पे मोटिवेशन है अपने देखने वालों के लिए। मोटिवेशनल स्पीकर से ज़्यादा इनकी बातें सुनी जाती हैं, और बात वो ठीक कर रहे हैं कि उस्ताद की बात सुननी चाहिए। और उस्ताद गूगल भी हो सकता है, यूट्यूब भी हो सकता है, और अगर आपने कुछ सीखना हो तो आप दरख्त से या दीवार भी से सीख सकते हैं। तो हमारी बेस्ट विशेज़ हैं उनके भतीजे, मेरे ख्याल में अरबाज़ खान के साहबजादे हैं ये, अरहान खान, जिन्होंने अपनी पॉडकास्ट शुरू किया, यूट्यूब के ऊपर चैनल शुरू किया। तो अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे गेस्ट को बुलाई, और हम भी आपके साथ मौजूद हैं आपका साथ देने के लिए। हम एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। एक अहम इशू है और वो है तारकीन वतन का। मुसलसल कश्तियाँ हादसे का शिकार हो रही हैं, लेकिन हमारी इंतज़ामिया क्या कर रही है? और फिर मोटापा एक बड़ा चैलेंज होता है, किस तरह से इससे छुटकारा हो सकता है? बहुत से हम इश्यूज़ हैं जिस पे एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। टॉपिक है बहुत ही अहम, और वो है मोटापे से किस तरह से निजात हासिल की जाए, क्योंकि दुनिया की दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तानी भी बड़ी तादाद में मोटापे का शिकार हैं। मसाइल का सामना उन्हें करना पड़ता है, तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। अपने घर वाले ही नहीं, जो सोसाइटी के लोग हैं, दोस्त अहबाब हैं, वो मजाक उड़ाते हैं, और फिर बंदा ज़हनी तौर पे तो दबाव का शिकार होता ही है, फिर मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करता है। बाज़ लोग तो सेहतमंदाना तरीक़ों को तरजीह देते हैं, लेकिन बाज़ लोग क्रैश डाइटिंग हो गई या लिपोसक्शन हो गया, मुख्तलिफ तरीके अपनाते हैं। तो सही तरीका क्या है मोटापे से जान छुड़ाने का? ये सबसे अहम सवाल है, जिसके लिए बैरियाट्रिक सर्जन है प्रोफेसर डॉक्टर नवीद मलिक साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। माशाल्लाह आपके तजुर्बे से, आपकी सलाहियतों से फ़ायदा हम चाहते हैं ख़ुद भी उठाएं और देखने वाले भी उठाएं। तो सही तरीका क्या है? मोटापे से किस तरह से जान छुड़ाई जाए? दवाओं से, एक्सरसाइज से, हेल्दी लाइफस्टाइल से, या फिर वो जो कट लगाया जाता है, या वो लिपोसक्शन है, डिफरेंट तरीके हैं? जी अच्छा, मोटापे से इसके इलाज के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे पहली चीज़ है ना, दिस इज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि मोटापा एक बीमारी है, बल्कि बहुत सी बीमारियों की वजह है, जैसे आपने पहले बताया। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि अपना लाइफस्टाइल चेंज किया जाए और इसको एज अ क्रॉनिक डिजीज़ ट्रीट किया जाए। जैसे हम शुगर, ब्लड प्रेशर, कहीं ना कहीं आपसे गलती हुई है तो आप मोटापे का शिकार हुए हैं, इसको समझना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल, आपका लाइफस्टाइल चेंज होगा तो ही आप इससे मुस्तकिल जान छुड़ा सकते हैं, अदरवाइज़ ये मोटापा फिर आता जाता रहता है।
तो वो कहते हैं ना मोटापा फिर वो बुढ़ापे की तरह आता है, एक बार आता है तो फिर आता ही जाता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और वो कहते हैं ना कि पेट बाहर निकला हुआ वापस नहीं जाता। हाँ। तो मोटापे को कम करना बहुत मुश्किल है। हमारे पास लोग आते हैं कि डॉक्टर साहब कोई डाइट प्लान बता दें हमें, ये कर दें। डाइट आप सारी उम्र नहीं कर सकते। मोटापे की बहुत सारी मेडिसिन मार्केट में आ गई हैं, सारी उम्र नहीं ले सकते, उनके अपने कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं और एक्सपेंसिव हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपनी डाइटरी हैबिट्स। लेकिन उसके रिजल्ट्स में तो टाइम लगेगा। बाज़-औक़ात किसी की शादी है, कोई इवेंट आ रहा है जी जी, और वो चाहता है कि जी कुछ ऐसा जादू हो जाए कि हम स्मार्ट दिखें, उसमें खूबसूरत दिखें, उसके लिए फिर कोई ऐसा प्लान भी बताइए ना कि ज़रा थोड़ा सा रिजल्ट जल्दी जो आ जाए। क्विक और परमानेंट, जो हमारा स्लोगन भी है, जी। मेरा ओबेसिटी सॉल्यूशंस पाकिस्तान के नाम से मेरी कंपनी, हमारा स्लोगन भी यही है, द बेस्ट एंड परमानेंट ट्रीटमेंट फॉर ओबेसिटी एंड डायबिटीज़। ठीक है। फ़ौरन ट्रीट होता है। अभी कल मुझे एक पेशेंट ने मुझे वॉइस नोट किया, सर मेरा 7 महीने हो गया ऑपरेशन किया था आपने, शुगर ख़त्म हो गई है, 40 kg वेट लूज़ किया मैंने, मैं अच्छा, बहुत शुगर थी, ख़त्म हो गई है? शुगर ख़त्म हो गई है, इंसुलिन बंद हो गई है, 40 kg वेट लूज़ किया है, और कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप 40 kg वेट लूज़ करें और विदाउट साइड इफ़ेक्ट्स? विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। वो क्या करते हैं आप? तरीका वो एक ऑपरेशन है जिसे बैरेटिक सर्जरी बोलते हैं, जिसमें आपका स्टमक उसमें हम का साइज छोटा करते हैं। डिफरेंट ऑप्शंस हैं। स्टमक का साइज़ कम करते हैं, 70 to 80% स्टमक का पोर्शन निकाल देते हैं हम। ओके। दूसरा है कि हम स्टमक को बाईपास करते हैं। वो उन लोगों में करते हैं जिनमें शुगर है, ब्लड प्रेशर है, या कोमॉर्बिड जिन्हें हम कहते हैं। शुगर के साथ मतलब मोटापे के साथ शुगर, ब्लड प्रेशर, बांझपन, ये सारे मसाइल हैं, हार्मोनिक प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे के सारे मेटाबॉलिक इश्यूज़ हैं, उनके लिए ट्रीटमेंट है ये, और ये परमानेंट क्योर है। ठीक है। एक है अच्छा, कुछ साइड इफेक्ट्स भी तो होंगे, जरा थोड़ा सा वो भी अच्छा, साइड इफेक्ट्स एहतियात क्या बरतनी होगी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपने तलाश करना है एक्सपर्ट सर्जन। ठीक है। दिस इज़ वेरी सेफ सर्जरी बट इन सेफ हैंड्स, जिसको एक्सपर्टीज़ है। आपकी ज़िंदगी भी दाव पे लग सकती है अगर आप किसी नौसिखिए के पास चले जाएं। इसकी कॉम्प्लिकेशंस खौफनाक होती हैं, इवन कैन लीड टू डेथ। तो अगर एक्सपर्ट है सर्जन तो बड़ी सेफ सर्जरीज हैं। मतलब अगर आपकी जेब इजाज़त देती है तो फिर, और ये कितना कॉस्टली है डॉक्टर साहब? मैं तकरीबन कोई 3,500 ऑपरेशन कर चुका हूँ ये। अच्छा, माशाल्लाह। और हम लोगों के लिए बड़ा इकोनॉमिकल करते हैं इसको। डिफरेंट ऑप्शंस है हमारे पास, हमारा ट्रस्ट हॉस्पिटल है उसमें भी करते ये हैं। वेरी करता है आपका वेट कितना ज़्यादा है उसके ऊपर, उतना खर्चा भी ज़्यादा होगा? नहीं, खर्चा तकरीबन सेम है, वेट पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा। ये आप आपकी चॉइस है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाना चाहते हैं या हमारे ट्रस्ट हॉस्पिटल में करवाना। अच्छा, दोनों के अगर आप बता दीजिए, कुछ आइडिया हो प्राइवेट जाए। हॉस्पिटल में तकरीबन हम 7 to 8 लाख चार्ज करते हैं। ये प्राइवेट में? जी, प्राइवेट हॉस्पिटल में। अच्छा। और जो हमारा ट्रस्ट हॉस्पिटल है तकरीबन कोई 4.5 लाख के अराउंड इसका तकरीबन आधा खर्चा हो जाता है। जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये तो एक ज़बरदस्त तरीका आपने बता दिया ऑपरेट करने का। अगर किसी को कोई जल्दी नहीं है, वो ग्रेजुअली चाहता है, एक तो लाइफस्टाइल आपने बताया, क्या चीज़ें आपको क्विट करनी होंगी, क्या चीज़ें ऐड करनी होंगी, वो क्या क्या चीज़ें हैं ज़रा? अच्छा, वो हमारा एक डाइट प्लान भी बना हुआ, खैर हम हमेशा पेशेंट को देते हैं, लेकिन एक मोटी सी जो बात है ना, मोटा सा डाइट प्लान, आपने चे और बे वाली चीज़ें छोड़नी है। चे और बे? चीनी, चावल, चिकनाई, चपाती, चॉकलेट, चिप्स। चपाती भी छोड़ दें? जी, चपाती भी। फिर खाएं क्या डॉक्टर साहब? खाएं इतना जुल्म ना कीजिए। अच्छा, उसके अलावा बन, बर्गर, बोतल, बेकरी की सारी चीज़ें बंद हो गई। अच्छा, फिर यानी कि मज़ा लाइफ से ख़त्म हो गया। नहीं, मज़े की चीज़ें हैं अभी। अच्छा। चिकन टिक्का, हाँ। चिकन कबाब, बारबेक्यू पे आ जाए। यस, बारबेक्यू पे आ जाएं, ग्रिल्ड फिश, बॉइल्ड एग्स, उबली हुई दालें, सब्जियां, सलाद, जौ की रोटी, या ये मकई किसी हॉस्पिटल से कॉन्ट्रैक्ट कर लें और उनका जो मेन्यू है वो अपना लें। ऐसे ही है? नहीं, ये घर की बनी हुई बड़ी सिंपल चीज़ें हैं। हाँ। आप ये ले सकते हैं, बड़ा सिंपल है। प्रोटीन डाइट पे आ जाएं, वेरी सिंपल। ठीक है, और अपनी एक्टिविटी लाएं अपनी लाइफ के। कार्ब्स को कम कर दें, कार्ब्स कम कर दें, और प्रोटीन को ऐड कर लें। प्रोटीन्स को ऐड कर दें अपनी लाइफ में। हमारे एशियन डाइट जो है ना बहुत बुरी है ये, ऑनेस्टली स्पीकिंग। इसी वजह से हमारे एक तो सेंट्रल ओबेसिटी है, टमी सबसे पहले बाहर। जब तक तली हुई चीज़ें ना हो, मुरगन ग़िज़ाएं ना हो, पाए निहारी ना हो, या जिसमें टेस्ट ना हो, तो वो तो हमारा गुजारा होता है इसके बगैर। और यहाँ पे अमूमी तौर पे जो नाश्ते का कल्चर है, नाश्ता वैसे करना चाहिए बादशाहों जैसा, लेकिन उसमें ये जो निहारियाँ, पाए और ये जो मुरगन बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा है, एग्जैक्ट, मक्खन मलाई का इस्तेमाल, ये मेरे ख्याल में नुकसानदेह हमारे, बहुत नुकसानदेह। इसी से फिर हमारा फैटी लीवर होता है। अच्छा, चीट डे कर सकते हैं हफ्ते में एक दिन? एक आध दिन कर सकते हैं, यस, लेकिन उसको फिर कंज्यूम भी अगर एक दिन की रूटीन बता दीजिए, नाश्ते में, दोपहर में, रात के खाने में, पूरे दिन में क्या रूटीन? अच्छा, इसका बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। एक तो ये कि मैं आपको बताऊं एक एक चीज़ की डिटेल। एक है बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि भूख रख के खाना है, जो कि सुन्नत भी है। ये खूबसूरत बात की है। ठीक है ना, ये सुन्नत भी है ना, ये हाँ जी, ये सुन्नत भी है कि पेट भर के नहीं खाना। आप चाहे दिन में 4-5 मरतबा खा लें, लेकिन थोड़ा खाएं।
मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपकी बॉडी, हमारे जैसे चेहरे मुख्तलिफ हैं, हमारा बॉडी का सिस्टम डिफरेंट है। अगर मेरी रिक्वायरमेंट आधी चपाती और मैं डेली एक चपाती खा रहा हूँ तो मेरी आधी चपाती डेली फैट में कन्वर्ट हो रही है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो अपनी भूख रख के खाएं, थोड़ा खाएं और अपनी लाइफ को एक्टिव रखें। डन डन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवीद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जो खूबसूरत बात आपने एंड में की है कि भूख खाएं, यही सुन्नत का तरीका है, यानी कि निचोड़ यही है कि अगर आप सुन्नत पे अमल कर लेते हैं अपनी लाइफस्टाइल के अंदर भी, खाने पीने की रूटीन के अंदर भी, वो कहते हैं ना कि अपने स्टमक को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए, एक पानी के लिए, एक हवा के लिए, एक खाने के लिए, तो मेरे ख्याल में आपके मसले हल हो सकते हैं, मोटापे से जान छूट जाएगी। और अगर आपको बहुत जल्दी है तो फिर आप डॉक्टर साहब से रब्ता कीजिए और ऑपरेट करवाइए, मेरे ख्याल में उसके रिजल्ट्स बेहतर होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर इश्यूज़ बात होगी। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। गुलकार और रैपर हमजा मलिक का गाना ओवर यू जो कि रिलीज़ हुआ और आते ही छा गया, जिसमें हीरा मानी है जनाब और रजब भट्ट हैं आपके पसंदीदा यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, और गाने को 5 फरवरी को रिलीज़ किया गया था और उसी दिन हमने आपको बताया था कि 24 घंटे में उसने 3 मिलियन सब्सक्राइब जो उसके व्यूज़ थे उसका संग मील अबूर किया, और गाने पर एक दिन में 27 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आए थे। लेकिन अभी ये गाना यूट्यूब म्यूज़िक पर टॉप ट्रेंड पर नज़र आ रहा है और गाने की वीडियो को सोशल मीडिया पर भी खूब शेयर किया गया, और इसके जो व्यूज़ हैं जनाब वो 6 मिलियन प्लस में हो चुके हैं, यानी कि 60 लाख से ज़ायद लोगों की तरफ से इसे देखा गया है, भरपूर पसंद किया जा रहा है। तो हमारी बेस्ट विशेस इन गाने में शामिल किरदारों के लिए भी और गुलकार के लिए भी कुछ आप भी सुनिए इसके लिरिक। और अभी नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की बेटी, पाकिस्तान का चमकता सितारा अनम उज़ैर। ये पाकिस्तानी कोपैमा है जनाब, और इन्होंने 8051 मीटर बुलंद, दुनिया की 12वीं बुलंद चोटी है ब्रॉड पीक, जिसको सर किया है। तो बाकी कहानी अनम से ही जान लेते हैं क्योंकि वक्त हमारे पास नाज़रीन बहुत कम है। को वेलकम कहेंगे अनम पाकिस्तान मॉर्निंग में। आप और आपके हस्बैंड ने बहुत सी चोटियाँ सर की। पहले बताइए सफ़र कैसे शुरू हुआ, क्या दोनों शुरू से ही एथलीट थे या बाद में ये इत्तेफाक हुआ? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था कि हम शुरू से एथलीट थे और या बचपन से सोचा हुआ था कि ये करना है या कोई चोटी सर करनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा, फिर ये हादसाती तौर पे या इत्तेफाक है, ये हुस्न इत्तेफाक? जी, हादसाती तौर पे। अरे वाह, जबरदस्त। शादी हुई तो हमने बस सोचा कि हमें जो है ना इकट्ठे अपनी फिटनेस पे काम करना है, क्योंकि ये तो बड़ा मसला हो जाता है ना, अगर आप चोटियां सर कर रही होती हैं, वो घर पे होते हैं अपना काम कर रहे होते हैं, या वो चोटियां सर कर रहे थे, तो आपने सोचा कि बेहतर है इकट्ठे रिकॉर्ड बनाते जाएं। नहीं, आई डिसएग्री। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बंदा अगर चोटियां सर करे। जैसे अभी मैंने ब्रॉड पीक समिट किया तो वो मैंने अकेले किया। अच्छा। उज़ैर घर पे थे लिटरली बच्चों के साथ, तो वो नाराज नहीं हुए आपसे? नहीं, तो ये तो बहुत एक अच्छी चीज़ बात है, को आप प्रमोट खुशकिस्मत हैं करते फिर तो। हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, और इसको प्रमोट करते हैं उज़ैर भी कि इस तरह जो भी आपकी ज़िंदगी में माँ, बहन, बेटी की वाइफ की फॉर्म में जो भी ख़वातीन है उनकी सपोर्ट, सो दिस इज़ आवर मैसेज। सपोर्ट तो होना चाहिए। अच्छा, ब्रॉड पीक का पहले बताइए कि आप टीम को लीड कर रही थी, कितनी उसमें बच्चियां थी और कितना मुश्किल सफ़र था, ये कितने दिनों में हुआ? अच्छा, जो बच्चियों को लीड करी थी वो K2 था। अच्छा, वो तो K2 जिसमें था। आपके एक जी, न्यूज़ भी बिल्कुल, हमारे एक न्यूज़ साथ ने ही बाकायदा था। कवरेज की थी। जी जी बिल्कुल, तो वो K2 था और उस पर वो करने के बाद फिर मैंने ब्रॉड पीक समिट किया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और कितना टाइम लग जाता है इस तरह K2 को सर करने में, कितना टफ होता है, चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, ज़रा हमारे यूथ को बताइए। नॉर्मली एक्सपीडिशंस पे 1 महीना लग जाता है और ये वाले एक्सपीडिशन पे 1 महीने से ज़्यादा लगा था, क्योंकि पहले K2 के लिए गए, फिर वहीं से मैंने फिर ब्रॉड पीक समिट किया, तो इसे 1 महीने से ज़्यादा लगा। तो ऐसा नहीं है कि ये आपके माइंड में आ रहा होगा कि 1 महीना ये क्लाइंब करते रहें, ऐसा नहीं होता। अच्छा। हमने अपनी बॉडी को यूज टू करना होता है उस एल्टीट्यूड के लिए, तो उसके लिए ये करना होता है कि एक्लिमेटाइजेशन प्रोसेस होता है। एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उसी तरह से वहाँ पे भी तो खास कंडीशंस हैं। बिल्कुल, उसके लिए आप खुद को तैयार करते हैं और फिर बेस कैंप पे वापस आना जाना लगा रहता है। जी जी जी, जाते हैं एक सर्टेन हाइट पे, फिर नीचे आ जाते हैं, फिर रेस्ट करते हैं, फिर उस सर्टेन हाइट से आगे जाते हैं और ऊपर जाके फिर उस नीचे वाली हाइट पे आ जाते हैं। कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3 ऐसे कैंप्स होते हैं। सो वो फाइनल जो भी कैंप होता है ना, जैसे कैंप 3 है, वहाँ से फिर डायरेक्टली समिट पुश होगा। वहाँ पे फिर बीच में कोई रुकने की जगह नहीं होती। मतलब 7100 से चलना शुरू किया तो 16 घंटे कॉन्टिन्यूसली चढ़ के क्लाइंब करके समिट पे जाके फिर वापस डिसेंड उसी जगह पे आना। फिर आपने वापस भी आना। जी। अच्छा, K2 आपने सर किया, ब्रॉड पीक सर की, और कौन कौन सी चोटियां जो आप सर कर चुकी हैं और फ्यूचर प्लान्स भी बताइएगा। जी, मैंने समिट किया है मनासलू, द 8th हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। वो उज़ैर और मैं उसमें साथ ही थे। जबरदस्त। तो उसके अलावा फिर ये ब्रॉड पीक समिट किया है। सबसे टफ यकीनी तौर पे अभी तक वही होगा, मनासलू?
नहीं, आई वुड नॉट से कि सबसे टफ, मुझे लग रहा है कि अभी टफ और देखना है, तो अभी इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। और अभी तक का जरा बताइए ना कि अभी तक जो सबसे ज़्यादा आपको मुश्किलात जिसमें रही हों, वेदर कंडीशंस भी और वैसे भी आपको लगा हो कि ये पुरखतर रास्ते हैं। जी, वो ब्रॉड पीक था। वो ब्रॉड पीक बहुत था। मुश्किल था क्योंकि उस पर रॉक फॉल होता है। और अगर दूसरे माउंटेन्स का देखें तो K2 के लिए वी वर प्रिपेयर्ड कि एक जगह है जहाँ पे रॉक फॉल होना है, वहाँ से यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ब्रॉड पीक पे अनप्रेडिक्टेबल था। जी बिल्कुल, वहाँ पे एक रॉक फॉल बहुत ज़्यादा था, तो वो इट वाज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। और वापसी पे अगर मैं वो सीन बताऊँ तो जैसे पहाड़ पे जाते हैं और वापस आप आ रहे हैं तो उसी कंडीशन में आए। अब आप यकीन करें कि हम उस बर्फ़ में गए हैं और वापसी जब डिसेंड कर कर आ रहे हैं तो सारा पानी है, वैसे जैसे कोई आबशार, कोई वाटरफॉल होता है, वो वैसा हो गया था। अरे वाह, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप खैर खैरियत से वापस आ गए और हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। इसी तरह से ज़बरदस्त पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहिए और कामयाबियां समेटना। मुज़ैर मेरे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।